आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसने सोचा ही नहीं था कि घर से निकलते ही उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे उसकी जान भी जा सकती है। आज की स्टोरी मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि किस चीज के ऊपर है। मैंने बहुत सी स्टोरीज बनाई हैं, मैंने करीबन 190 प्लस स्टोरी बनाई है और इन स्टोरीज में से एक भी ऐसी स्टोरी नहीं होगी जिसमें कोई शख्स कोई विक्टिम को मार देता है तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जिंदा बच जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं इस पर विक्टिम पर बहुत बुरे तरीके से वार किया गया, गला तक काट दिया गया, लेकिन शायद उसकी किस्मत यहाँ पर अच्छी थी, उसका टाइम नहीं आया था और वो एंड में बच चुकी थी। जी हाँ, आज की स्टोरी कुछ इसी से रिलेटेड है। चलिए जानते हैं कि विक्टिम कौन थी, आखिरकार किसने इसके साथ इतना बड़ा सुलूक कर दिया था, क्यों इसकी जान पर बनाई थी। जानेंगे आज की पूरी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और साथ में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस अपराध के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये वारदात मऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। जून 2017 को अपने नए एल्बम सावन की शूटिंग करते हुए सोनी सिन्हा वाराणसी से उत्तर प्रदेश जिला मऊ थाना की हस्तीपुर में रहने वाली अपनी बड़ी बहन पुष्पा के घर पहुंची। रात के यहाँ पर 9 बज रहे थे, उसे एक कार्यक्रम में जाना था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। सोनी के तैयार होते होते पुष्पा ने उसके लिए डिनर लाकर रख दिया। सोनी ने जब डिनर खाने से मना कर दिया तब पुष्पा ने उसे डांटते वाले अंदाज में प्यार से कहा, जो लाई हूँ चुपचाप तुम खा लो, तुम तो हमेशा घोड़े पर सवार रहती हो। डिनर की प्लेट उठाते हुए सोनी ने कहा, दीदी आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसी मुझे बड़ी बहन मिली है, पर मैं क्या करूँ, काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। काम की ही वजह से कभी हमें बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिल पाता। बातें करते करते सोनी ने डिनर कर लिया और वो घर से बाहर आ चुकी थी। यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से उस टाइम पर गली में बहुत अंधेरा था। सोनी घर से कुछ ही दूर पर गई थी कि वो जोर से चीखें मारने लगी। उसकी चीख सुनकर लोग टॉर्च लेकर बाहर आ चुके थे। सोनी जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी। जो टॉर्च लेकर लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उस टाइम पर जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी सोनी के ऊपर डाली तब देखा कि उसके कपड़े खून से सने हुए थे। एक आदमी खून से सना हुआ चाकू लिए तेजी से भाग रहा था। पड़ोसियों को समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि इसी लड़के ने सोनी पर चाकू से हमला किया है। उन्होंने उसे दौड़कर पकड़ लिया और शोर सुनकर पुष्पा और उसका पति वहां पर पहुंच चुके थे। पड़ोसियों ने हमला करने वाले लड़के की बहुत ज्यादा लात घुसों से उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़का मार खाते हुए उनके चंगुल से छूटकर वहां से अपना चाकू उठाया और 9-2-11 हो गया। सोनी की गर्दन और शरीर पर कई जगह पर गहरे घाव हो चुके थे। वहां से गले से खून बहुत ही तेजी से बह रहा था। उसकी हालत देखकर पुष्पा और मीरचंद घबरा चुके थे। सोनी को जल्दी से जल्दी जिला हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका प्राथमिक इलाज करके उसे BHU के ट्रॉमा सेंटर में ले जाने के लिए कह दिया। मीरचंद सोनी को लेकर BHU के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे, जहां पर उसे एडमिट कर लिया गया और साथ ही साथ 2 कांस्टेबल भी मऊ से उसके साथ आए थे। सोनी का इलाज होने में इसीलिए कोई भी परेशानी नहीं हुई। सोनी को हॉस्पिटल ले जाने से पहले मीरचंद ने 100 नंबर पर कॉल करके इस क्राइम सीन की सूचना पुलिस वालों तक पहुंचा दी थी। पुलिस कंट्रोल रूम से इंस्पेक्टर सुनील तिवारी को जब ये घटना मिली तो ये तुरंत उस जगह पर पहुंच चुके थे। सोनी की यहाँ हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसीलिए पुलिस वाले उसका बयान तो नहीं ले सके, लेकिन SP अभिषेक यादव के आदेश पर उसकी सुरक्षा के लिए 2 सिपाहियों को उसके साथ जरूर भेज दिया था। सोनी के जाने के बाद पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे, उन्होंने सोनी की बड़ी बहन पुष्पा से सोनी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सोनी पर हमला राहुल गुप्ता ने किया था। वो सोनी का दोस्त था और उससे एक तरफा प्यार किया करता था। इसके बाद पुष्पा से ये सारी चीजें पूछताछ करके राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने राहुल गुप्ता की तलाश में कई जगहों पर छापे मारे, लेकिन राहुल गुप्ता यहाँ पर मिला ही नहीं। सोनी कोई मामूली लड़की नहीं थी, इसीलिए इस पर हुए हमले की खबर अखबारों में बहुत तेजी से छप चुकी थी। दरअसल सोनी भोजपुरी की गायिका थी, उसने कई भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया था, इसीलिए पुलिस वाले उस पर हमला करने वाले राहुल गुप्ता के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। लेकिन पूरा 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी
कि पुलिस वालों की गिरफ्त में राहुल गुप्ता अभी तक नहीं आया था। इस बीच पुलिस वालों के लिए सुकून देने वाली बात यह रही कि सही इलाज मिल जाने की वजह से सोनी यहाँ पर बच चुकी थी। सोनी यहाँ पर बयान देने लायक हो चुकी थी। ये पता चलने पर सुनील तिवारी उसका बयान लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। गले पर गहरा जख्म था, इसीलिए सोनी को बातचीत करने में बहुत परेशानी हो रही थी। खुशी की बात यहाँ पर यह थी कि उसकी आवाज जाते जाते बची थी, जबकि राहुल ने सोनी के गले पर इसीलिए चाकू से वार किए थे कि वो कभी बोल ही ना सके। पुलिस वालों को दिए अपने बयान में सोनी ने यह बताया कि राहुल गुप्ता ने ही उस पर जानलेवा हमला किया था। वो पिछले कई दिनों से फोन करके उसे परेशान कर रहा था। वो उससे प्यार करता था और उस पर शादी के लिए लगातार दबाव बनाता जा रहा था, जबकि वो ना तो उससे प्यार करती थी और ना उससे शादी करना चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर उसने उसे जान से मारने की कोशिश तक की थी। सोनी के इस बयान से ये साफ हो चुका था कि ये मामला एक तरफा प्यार का है। राहुल सोनी से एक तरफा प्यार करता था। प्यार में असफल होने के बाद राहुल को सोनी से नफरत हो चुकी थी और उसने उसकी जान लेने की भी कोशिश की। पुलिस वालों से बचने के लिए राहुल अपने बहनोई के घर जाकर छिप चुका था। अखबारों के माध्यम से जब राहुल के बहनोई को उसकी करतूतों का पता चला तो घबराकर उन्होंने उसे सरेंडर करने को कहा। आखिरकार बहनोई के कहने पर 3 जुलाई 2017 को शाम के समय राहुल ने पुलिस स्टेशन इंचार्ज सुनील तिवारी के सामने सरेंडर कर दिया था। पुलिस वालों ने राहुल गुप्ता से पूछताछ शुरू की तो बिना किसी टॉर्चर के राहुल ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, उसने वो चाकू और अपने खून सने कपड़े भी बरामद करवा दिए थे। उसने चाकू और कपड़े घर में ही छिपा कर रखे हुए थे। इसके बाद पुलिस वालों ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की हिरासत के लिए भेज दिया गया। पूछताछ में राहुल ने सोनी पर हमला करने की जो कहानी सुनाई थी वो सच में बहुत ही खतरनाक कहानी थी। 21 साल की सोनी सिन्हा उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के थाना सिमरा जमालपुर की रहने वाली थी। कैलाश प्रसाद की 5 बच्चों में से सोनी सिन्हा सबसे छोटी थी। सोनी सबसे छोटे होने के नाते सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। माँ बाप से लेकर भाई बहन तक उसे इस परिवार में कोई भी डांटने फटकारने वाला नहीं था। वो 6 साल की थी तभी से ही उसने भजन गाकर सभी को चौंका कर रख दिया था। जैसे जैसे यहाँ पर सोनी बड़ी होती रही उसके इस प्रतिभा में भी लगातार निखार आ रहा था। सोनी के इस काम में भी इसके घर वालों ने इसका पूरा साथ दिया था। गाँव में रहकर उसे सही मंजिल नहीं मिल सकती थी, इसीलिए घर वालों ने उसे उसकी बड़ी बहन पुष्पा के ससुराल रस्तीपुर में भेज दिया था। यहीं रहकर सोनी ने सिंगिंग वगैरह सीखने की कोशिश की और उसने सीखी भी और उसी के बाद धीरे धीरे वो जगह जगह पर गाने के लिए जाया करती थी। अपनी सुरीली आवाज से उसने कई लोगों का दिल जीत लिया था। इसके बाद इसी मऊ शहर में एक कार्यक्रम हुआ, इसमें भी उसने बहुत ही बढ़िया रिहर्सल की थी और इसमें भी उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपटीशन जीता था और इसके बाद ये शादियों में भी गाने के लिए जाया करती थी। ये बात 2017 के पहले महीने की है। भीमपुरा के गांव बिरोजा में रहने वाले राहुल के भाई की शादी थी। रंगीन मिजाज उसके पिता ये चाहते थे कि बेटी की शादी में कोई गाने वाली आए जिससे पार्टी में 4 चांद लग जाएं। तब तक पूर्वांचल में सोनी का बहुत बड़ा नाम हो चुका था। राहुल के पिता ने बारातियों के मनोरंजन के लिए सोनी को बुलवाया। सोनी समय पर अपना प्रोग्राम देने के लिए पहुंच चुके थे। सोनी ने राहुल को पहली बार अपने भाई की ही शादी में देखा था, तभी उसने दिल में उतार लिया था। राहुल भी छोटा मोटा ही गायक था। वो ऑर्केस्ट्रिक पार्टियों वगैरह में गाया करता था, इसीलिए सोनी से उसका परिचय हो गया। सोनी से उसकी बातचीत भी यहाँ पर होने लगी थी। धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ता गया कि एक टाइम ऐसा यहाँ पर आया कि राहुल को सोनी से बात करे बिना चैन ही नहीं मिलता था। उसे सोनी से प्यार हो चुका था, इसीलिए वो उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। राहुल गुप्ता गायक तो था ही, एक बड़े हॉस्पिटल में कंपाउंडर की भी जॉब कर रहा था। ये बात सोनी को बहुत अच्छे से पता थी और एक दिन जब सोनी के पिता कैलाश प्रसाद की तबीयत खराब हुई तो उसने सोचा क्यों ना राहुल की मदद से वो अपने पिता को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। जिस हॉस्पिटल में राहुल काम किया करता था, सोनी ने राहुल की मदद से उसी हॉस्पिटल में अपने पिता को एडमिट करवा दिया। राहुल की वजह से हॉस्पिटल में कैलाश प्रसाद का बहुत बढ़िया इलाज हो चुका था। वो जल्दी ही एकदम ठीक हो चुके थे। राहुल के इस सेवा से सोनी ही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। उस दिन के बाद राहुल जब भी उनके घर
पर आता घर वाले उसे काफी ज्यादा मान सम्मान दिया करते थे। इस बीच सोनी से भी राहुल की बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। राहुल अक्सर सोनी के साथ उसके प्रोग्राम में जाने लगा था। दोस्ती की वजह से घर वालों ने किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं की थी। साथ आने जाने और उठने बैठने से दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ चुकी थी। सोनी भी राहुल से खूब ज्यादा घुल मिल चुकी थी। बातें भी उससे खुलकर हंस हंस कर करने लगी थी। राहुल ने इसका गलत मतलब निकाल लिया था। राहुल तो सोनी को चाहने ही लगा था। सोनी के बात व्यवहार से ये लगा कि वो भी उसे चाहती है, जबकि सोनी उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो उसे सिर्फ अपना सच्चा दोस्त माना करती थी। इस तरह देखा जाए तो राहुल के दिल में उसके प्रति बहुत प्यार भर चुका था। जून 2017 की बात है। राहुल जब सोनी के घर पर पहुंचा और सीधे सोनी के घर वालों से ये कहने लगा कि वो सोनी से शादी करना चाहता है। उसकी इस बात से सभी एकदम चौंक चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी इस तरह से बात भी हो सकती है। और राहुल का ये व्यवहार किसी को भी पसंद नहीं आया और ना ही राहुल की ये बात किसी को पसंद आई थी। तो उनके घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा, बात में बताएंगे ये बात कहकर उन्होंने इस बात को टाल दिया था। कैलाश प्रसाद ने जब इस बारे में अपनी बेटी सोनी से बात की, तब पिता की बात सुनकर भी बेटी सोनी एकदम दंग रह चुकी थी। उसने कहा, पापा वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर वो कुछ इस तरीके की बात सोचता है तो वो उसका भ्रम है। खैर, मैं उससे पूछूंगी कि उसके मन में ऐसा ख्याल आया तो आया कैसे। राहुल जब सोनी से मिला तो सोनी ने राहुल से साफ साफ कह दिया कि वो उसे सिर्फ दोस्त मानती है, वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो उसके लिए कभी ऐसी भावना सोच ही नहीं सकती और ना ही कभी ऐसी कोई भावना आई। अगर तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी है तो तुम उसे निकाल दो। सम्मान देना या हंस हंस कर बातें करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सोनी ने राहुल से ये साफ कह दिया कि वो ना तो उससे प्यार करती है और ना ही उससे शादी करने का कोई इरादा है। और उसके बाद सोनी ने अपने पिता को ये भी कह दिया कि आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहीं पर शादी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सोनी की ये सारी बात सुनकर राहुल भी एकदम दंग रह चुका था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे एकदम गहरा सदमा लग चुका था, क्योंकि सोनी ने जो भी कहा था वो राहुल के लिए तो दिल तोड़ने वाली बात थी, लेकिन सोनी के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि सोनी तो सच में राहुल से प्यार करती ही नहीं थी। तो वो ऐसा कैसे सोच सकती थी कि राहुल के साथ वो शादी करेगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोनी राहुल के प्यार को ऐसे ठुकरा देगी। उस टाइम पर राहुल कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका मानना यह था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 दिनों बाद उसने सोनी को कॉल किया, लेकिन राहुल का नंबर देखकर सोनी ने फोन को उठाया ही नहीं। उस दिन ही नहीं, उसके बाद भी जब भी राहुल ने सोनी को कॉल की, सोनी ने उससे बात ही नहीं की। ये बात राहुल के लिए बहुत ही दुखदायक वाली बात थी। इसकी वजह ये थी वो सोनी के लिए तड़प रहा था। किसी तरह वो उससे बात करके अपने दिल की बात कहना चाहता था। सोनी थी कि उसका फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी, लेकिन राहुल ने सोनी को फोन करना बंद ही नहीं किया। परेशान होकर सोनी ने एक दिन राहुल का कॉल उठा लिया, तो राहुल ने यहाँ पर कॉल रिसीव ना करने की वजह पूछी, तो सोनी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। उसने ये सारी चीजें बात करने से मना कर दिया था। इस पर राहुल ने अपने किए की माफी मांगते हुए कहा कि सोनी, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। पैसे मिलते ही मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। बिना कोई जवाब दिए सोनी ने फोन को काट दिया। इसके बाद राहुल ने सोनी को ना जाने कितने फोन किए, सोनी ने उसकी एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। जुनून इतनी हद तक प्यार करने वाला राहुल दिन रात सोनी के ही ख्यालों में खोया रहने लगा था। किसी न किसी बहाने से वो सोनी के करीब सिर्फ जाना चाहता था, जबकि सोनी उससे हमेशा दूर भाग रही थी। न जाने किस किस से सोनी से बात कराने के लिए राहुल ने कहा, लेकिन सोनी ने उससे बात ही नहीं की। इस तरह से उसका प्यार एकदम नफरत में बदल चुका था। अब राहुल ने सोनी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया था। राहुल ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि अब वो किसी भी कीमत पर सोनी को नहीं छोड़ेगा। उसे जिस अपनी सुरीली आवाज पर नाज है, वो उसे हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म कर देगा। इसके बाद वो सोनी पर लगातार नजर रखने लगा। साथ रहते रहते सोनी की ज्यादातर गतिविधियों का राहुल को बहुत अच्छे से पता था। वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, किधर घूमने के लिए जाती थी, उसे सब पता था। उन दिनों सोनी वाराणसी में अपने एक भोजपुरी गाने के नए एल्बम सावन की शूटिंग में व्यस्त थी। राहुल को इस बात का बहुत अच्छे से पता था। 27 जून 2017 को वो बहन के घर आएगी, उसे ये बात भी बहुत अच्छे से पता था।
उसे एक कार्यक्रम में जाना था और ये बात भी राहुल को बहुत अच्छे से पता थी। इन जानकारियों के आधार पर वो सोनी के घर से थोड़ी ही दूर पर गली में एक चाकू लेकर छुपकर खड़ा हो गया। संयोग से उसी दिन उसी टाइम पर लाइट जा चुकी थी और गली में एकदम अंधेरा हो चुका था और राहुल का काम यहाँ पर और ज्यादा आसान हो चुका था। करीब 9:30 बजे सोनी घर से निकलकर गली के मोड़ तक पहुंची कि घात लगाए बैठे हुए राहुल ने सोनी पर हमला कर दिया। घायल होने पर सोनी चीखी चिल्लाई, लेकिन राहुल बिना डरे अपना काम करता रहा। सोनी की चीख सुनकर पड़ोसी अपनी अपनी टॉर्च लेकर बाहर आ चुके थे। इस बीच राहुल ने सोनी के गले पर कई बार वार कर दिए थे। मोहल्ले वालों ने टॉर्च की रोशनी में यह देखा कि एक लड़का सोनी पर चाकू से लगातार वार कर रहा है, तो सब उसकी ओर दौड़ने लगे। लोगों को आता देखकर राहुल भागा, लेकिन लोगों ने उसे एकदम दबोच लिया था। मारपीट के दौरान वो उनके चंगुल से निकलकर भाग चुका था। अंधेरा था, तब भी सोनी उसे बहुत अच्छे से पहचान चुकी थी। पूछताछ और सबूत जुटाकर पुलिस वालों ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में भेज दिया। ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है, उसे अपने किए पर जरा भी मलाल नहीं है। सोनी को अब राहुल से खतरा है, इसीलिए वो हमेशा होशियार रहती है। हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अब सोनी घर आ चुकी है और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही है। पैसा किसी के भी इंसान के जीवन की सबसे अहम जरूरतों में से एक है, मगर ये जरूरी नहीं कि पैसा जिंदगी में सुकून और शांति भी लेकर आ जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल 2022 में अमेरिका में घटित एक घटना है। करियर में स्ट्रगल कर रही एक लड़की इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाती है और देखते ही देखते वो इंटरनेट की दुनिया की सुपरस्टार बन जाती है। इंटरनेट के जरिए ही वो लड़की 2 साल में ही करोड़ों रुपए की कमाई भी कर लेती है। ये लग रहा था कि जिंदगी अब बिल्कुल सेट हो चुकी है, मगर तभी ये लड़की कुछ ऐसा कर देती है कि सीधे इसे जेल जाना पड़ जाता है। आज भी वो लड़की सलाखों के पीछे ही कैद है। आखिरकार कौन है वो लड़की और इस लड़की ने ऐसा क्या किया था कि सलाखों के पीछे जाना पड़ा, और इस पूरे केस की कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस स्टोरी के बारे में। पूरी कहानी जानकर आप लोग शॉक्ड रह जाएंगे। वैसे तो कोर्टनी क्लेनी की पहचान एक एक्ट्रेस और मॉडल की है, मगर आज वो हमारी कहानी की विलन है। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास के मिडलैंड में हुआ था। कोर्टनी के जन्म के बाद उसके माता पिता मिडलैंड से टेक्सास के ही ऑस्टिन में रहने आ गए थे। कोर्टनी क्लेनी को बचपन से ही एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक था। यही वजह थी कि जब उसने कॉलेज में कदम रखा तो वो मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर देती है और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम करने लगी। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया और कुछ टेलीविजन शोज में भी उसने काम किया, मगर इसका एक्टिंग करियर बहुत अच्छा नहीं चल पाया। मॉडलिंग में भी उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जितनी कोर्टनी क्लेनी चाहती थी। जिंदगी की इन्हीं संघर्ष भरे दिनों के बीच कोर्टनी क्लेनी ने इंस्टाग्राम पर कोर्टनी टेलर नाम से अपना एक अकाउंट बनाया और यहीं पर वो अपनी बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करने लगी। इस कारण देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर कोर्टनी क्लेनी के फॉलोवर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। जब इसके फॉलोवर्स बढ़ने शुरू हुए तो इसकी आमदनी भी शुरू हो चुकी थी, मगर कोर्टनी क्लेनी का दिल इतने में कहां भरने वाला था। उसे तो और ज्यादा शोहरत और पैसा चाहिए था। बस इसी के बाद इसने अपना पहला ठिकाना एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस को बनाया। इंस्टाग्राम की तरह उसने ओनली फैंस पर भी कोर्टनी क्लेनी ने अपना अकाउंट कोर्टनी टेलर के नाम से ही बनाया। यहाँ से इसकी जिंदगी में तेजी से बदलाव आना शुरू हो गया। देखते ही देखते इस प्लेटफॉर्म पर कोर्टनी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी, साथ ही बेतहाशा कमाई भी बढ़ रही थी। 2020 में ही इसने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए थे। कोर्टनी क्लेनी के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर्स हुए और जो इसने अपनी एडल्ट साइट पर आईडी बना रखी थी वहां से इसकी कितनी इनकम हुई, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिलहाल कहानी पर आते हैं। एडल्ट्री के कारण ही सही, अब कोर्टनी क्लेनी पहले से काफी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी तथा इंटरनेट की दुनिया की एक जानी मानी चेहरा बन चुकी थी। करियर के इसी उड़ान के बीच कोर्टनी क्लेनी की मुलाकात नवंबर 2020 में क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक लड़के से हो जाती है। क्रिश्चियन ओबमसेली अपने हाई स्कूल की फुटबॉल की टीम का कैप्टन रह चुका था, वहीं अभी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टिंग के तौर पर काम कर रहा था।
पहली ही मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर रोज का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यही रोज रोज की मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी। अब दोनों अक्सर अलग अलग शहर में पार्टी करने जाने लगे। जब इन दोनों का प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है तब ये दोनों अपने अपने घर को छोड़कर लिव इन में रहने लगे। कुछ समय बाद ये दोनों अमेरिका के टेक्सास शहर में रहने के बाद 2022 में मियामी शहर में चले आते हैं। क्योंकि इन दोनों के पास अब बहुत सारा पैसा था, इसीलिए ये दोनों शहर के लग्जरियस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहने लगते हैं। दुनिया के नजरों में ये दोनों खूबसूरत कपल थे जो एक दूसरे को बेतहाशा प्यार किया करते थे। मगर लोगों का ये भ्रम 3 अप्रैल 2022 को हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। 3 अप्रैल 2022 को क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लैनी अपने उसी घर में एक साथ थे। दिन के 1:15 पर कोर्टनी क्लैनी अपने घर से निकलकर बाहर जाती है और 4:33 पर 2 सैंडविच लेकर वापस आ जाती है। कोर्टनी क्लैनी के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक घर के अंदर आने के सिर्फ 10 मिनट बाद यानी कि 4:43 पर वो अपनी माँ को कॉल करती है और लगभग 6 मिनट तक बात करती है। 6 मिनट के बाद कॉल कटने के अगले ही पल एक बार फिर से कोर्टनी क्लैनी अपनी माँ को फोन करती है और इस बार 7 मिनट तक उनसे बातें करती है। माँ से बातचीत खत्म करने के एक ही मिनट बाद यानी कि 4:57 पर कोर्टनी क्लैनी इस बार इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर फोन करती है। फोन पर कोर्टनी क्लैनी बेहद ही घबराहट के साथ कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन ओबमसेली को चाकू लग गया है, बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद करें। कोर्टनी के इतना कहने के तुरंत बाद 911 पर दूसरी ओर मौजूद ऑपरेटर को फोन कर कोर्टनी क्लैनी के अलावा बैकग्राउंड में एक और आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज किसी लड़के की थी जो बेहद ही दर्दनाक आवाज में कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो पा रहा है। वो ये बात दोहराता है। हालात की गंभीरता को समझते हुए 911 ऑपरेटर कोर्टनी क्लैनी से तुरंत एड्रेस पूछते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मदद भेजी जा सके। कोर्टनी क्लैनी जल्दी से एड्रेस बताती है और फिर रोते हुए जोर से कहती है, प्लीज गॉड प्लीज आओ मेरे बॉयफ्रेंड को बचा लो, वो मर रहा है। कोर्टनी क्लैनी उस फोन पर बेबी आई एम सो सॉरी भी कहते हुए सुनाई देती है। खैर उस इमरजेंसी के कॉल के तुरंत बाद पुलिस वाले और मेडिकल टीम बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। पुलिस यहाँ पर आकर देखती है तो पता चलता है पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ है। कोर्टनी क्लैनी लगभग बेहोश पड़े अपने बॉयफ्रेंड के ओबमसेली के सिर को अपने गोद में रखी हुई है और उससे लिपट कर रोए जा रही है। ये सब देखकर बिना समय गवाए मेडिकल टीम क्रिश्चियन ओबमसेली की जांच शुरू कर देती है। अब तक ओबमसेली बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में जा चुका था, हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, इसीलिए मेडिकल टीम तुरंत उसे लेकर पास के अस्पताल में जाती है। मगर अस्पताल ले जाते ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोर्टनी क्लैनी की भी जांच मौके पर की जाती है मगर उसे बिल्कुल फिट पाया जाता है। इस कारण पुलिस वाले कोर्टनी क्लैनी को घर में ही रोककर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घर में हुआ क्या है। अब इसके बाद कोर्टनी क्लैनी जो कुछ भी बताती है वो यकीन से परे होता है। वो कहती है कि जैसे ही मैं घर के अंदर आई हम दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी के बाद क्रिश्चियन ओबमसेली ने मुझ पर हमला कर दिया और गला दबाकर मुझे दीवार से लटका दिया। फिर उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। वो मुझे हर हालत में मारना चाहता था मगर मैं किसी तरह उसकी पकड़ से बचकर निकलने में कामयाब हो गई और वहां से निकलकर मैं किचन में चली गई। कोर्टनी क्लैनी के बयान के अनुसार जैसे ही वो किचन में पहुंची क्रिश्चियन ओबमसेली भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। कोर्टनी क्लैनी को लगा कि अब ओबमसेली उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए उसने एक ही झटके में पास ही पड़े चाकू को उठाया और जोर से ओबमसेली की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सीधा जाकर ओबमसेली के सीने में लगा। चाकू लगते ही क्रिश्चियन ओबमसेली वहीं पर गिर गया और उसके बदन से बेतहाशा खून बहने लगा। इसी के बाद कोर्टनी क्लैनी ने 911 पर मदद के लिए फोन कर दिया। कोर्टनी क्लैनी कहती है कि मैंने अपनी आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में उस पर चाकू फेंका जो उसके सीने में जा लगा। मतलब कि यहाँ इतना तो साफ हो चुका था कि क्रिश्चियन ओबमसेली की मौत कोर्टनी क्लैनी द्वारा चाकू मारे जाने की वजह से हुई थी। अब ये चाकू जानबूझकर मारा गया था या फिर आत्मरक्षा में मारा गया था, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होने वाला था। इसीलिए पुलिस कोर्टनी क्लैनी को हिरासत में ले लेती है।
जैसे ही पुलिस कोर्टनी क्लैनी को हिरासत में लेती है, वो कहती है कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो मैं भी अपना जीवन बर्बाद कर लूंगी। अमेरिकन मेंटल हेल्थ एक्ट 1971 के नियमों के मुताबिक अगर किसी घटना का सस्पेक्ट खुद को तबाह करने की बात करता है तो उसे अस्पताल या मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना अनिवार्य होता है। इसीलिए कोर्ट ने कोर्टनी क्लैनी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की बजाय वहीं के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। यहाँ पर आते ही पहले तो कोर्टनी क्लैनी की दावों की पुष्टि के लिए उसकी जांच की जाती है तथा ये समझने की कोशिश की जाती है कि शरीर पर कोई चोट के निशान है भी या नहीं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन ओबमसेली की मृत्यु के बाद उसका भी पोस्टमार्टम किया जाता है, जो कि कोर्टनी क्लैनी की मानसिक स्थिति अभी कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए कोर्टनी क्लैनी का भी इलाज शुरू कर दिया जाता है। पुलिस वाले भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। कुछ ही समय के इलाज के बाद कोर्टनी क्लैनी आजाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस वालों ने अब तक उस पर किसी भी धारा के तहत मामला दर्ज नहीं किया था। कोर्टनी क्लैनी पुलिस वालों के शक के दायरे में जरूर थी, इसीलिए उसे बीच बीच में पुलिस वाले पूछताछ के लिए बुला लिया करते थे। अस्पताल से छुट्टी के बाद कोर्टनी क्लैनी अपने पिता को काफी सारे पैसे भेजती है और एक आलीशान घर भी अपने पिता के घर के ठीक बगल में ही खरीद लेती है। इन सब के बीच ओबमसेली की हत्या को भी 1 महीना बीता था। कोर्टनी भी ड्रग्स और डिप्रेशन से उभरने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में फिर से एडमिट हो जाती है। इधर पुलिस वाले कई सारे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं तथा कोर्टनी क्लैनी की मेंटल हेल्थ भी कुछ पहले से बेटर हो जाती है, तो उसे इस घटना के कई महीने बाद जाकर 11 अगस्त 2022 को हवाई के रिहैबिलिटेशन सेंटर से अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस वाले कोर्टनी क्लैनी को 2nd डिग्री मर्डर चार्ज लगाती है। बचाव में कोर्टनी क्लैनी कोर्ट में दावा करती है कि उसने ये हत्या नहीं की है, बल्कि उसने अपने बचाव यानी कि सेल्फ डिफेंस की मजबूरी में क्रिश्चियन ओबमसेली पर वार किया था और इसी कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस की ओर से सुनवाई के दौरान कोर्ट में दलील दी जाती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कोर्टनी क्लैनी का बयान पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ। पुलिस को कोर्टनी क्लैनी ने यह बताया था कि उसने किचन से लगभग 10 फीट की दूरी पर खड़े क्रिश्चियन ओबमसेली पर चाकू फेंका था, जो कि उसके सीने में जाकर लगा था, जबकि ओबमसेली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों ने यह कहा कि ये चाकू दूर से आकर नहीं लगा, बल्कि करीब से पूरी ताकत से ये चाकू मारा गया है, तभी जख्म ये इतना गहरा हुआ है। अगर चाकू दूर से फेंका गया होता तो ओबमसेली को इतने गहरे जख्म नहीं होते। चाकू लगने की वजह से हाथ की एक अहम नस कट चुकी थी, इस कारण काफी खून बहा और ओबमसेली की मौत हो गई। कमाल की बात तो यहाँ पर यह थी कि ये चाकू सीने पर उसी जगह मारा गया था जहाँ पर ओबमसेली ने अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी की तस्वीर तथा उसके नाम का टैटू बनवाया हुआ था। पुलिस की ओर से यह भी खुलासा किया गया कि जैसा कि कोर्टनी क्लैनी ने दावा किया था कि ओबमसेली ने उसके गले को काफी जोर से दबाया था और मारने की कोशिश की थी, पर कोर्टनी के फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई भी चोट के निशान यानी कि फिजिकल चोट के निशान या गले पर कोई निशान नहीं मिलते हैं। कोर्टनी क्लैनी ने 911 पर मदद के लिए फोन करने से ठीक पहले अपनी मां को फोन किया था और उनसे लगभग 13 मिनट तक बात की थी। इसीलिए पुलिस वाले कोर्टनी क्लैनी की मां को भी जांच में शामिल कर लेते हैं तथा उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्टनी क्लैनी ने क्रिश्चियन ओबमसेली को मारने के बाद फोन किया था या फिर बात करने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को चाकू मारा। जांच पड़ताल में कोर्टनी की मां ये बताती है कि जब हमारी बात हमारी बेटी से हो रही थी तब ओबमसेली जिंदा था, क्योंकि बातचीत के दौरान कोर्टनी क्लैनी ने झगड़े के बारे में ही मुझे बताया था और उस समय तक बैकग्राउंड से ओबमसेली के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जवाब में कोर्टनी उसे तुरंत अपार्टमेंट से निकलने के लिए कह रही थी। पुलिस की ओर से यह भी कहा जाता है कि जांच पड़ताल में सामने ये आया है कि 2 साल से कोर्टनी क्लैनी और क्रिश्चियन ओबमसेली रिलेशनशिप में जरूर थे, लेकिन इन दोनों का अक्सर झगड़ा होता रहता था और इन झगड़ों में कोर्टनी क्लैनी ही ज्यादा अग्रेसिव रहा करती थी। इस बात की गवाही के लिए पुलिस ने कोर्टनी क्लैनी और क्रिश्चियन ओबमसेली के कई कॉमन दोस्तों को भी कोर्ट में बुलाया, जिन्होंने ये गवाही दी कि अक्सर इन दोनों में लड़ाइयां होती रहती थी और कोर्टनी क्लैनी अग्रेसिव हो जाती थी। कोर्टनी क्लैनी और ओबमसेली के कई पड़ोसियों ने भी, कई जान पहचान वालों ने भी ये गवाही दी कि अक्सर इन दोनों में लड़ाइयां होती रहती थी। हालांकि पड़ोसियों ने ये भी कहा कि इस लड़ाई के दौरान कौन एग्रेसिव रहता था वो बताना मुश्किल है। इसी लड़ाई की वजह से सोसाइटी वाले उस अपार्टमेंट से इन दोनों को निकलवाने की तैयारी भी कर चुके थे। उससे पहले ही ये कांड हो गया।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोर्टनी क्लेनी और वमसेली के कई कॉल रिकॉर्ड्स और चैट के स्क्रीनशॉट्स भी सामने आते हैं। एक कॉल रिकॉर्ड में कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड को गालियां देती हुई पाई जाती है। इसके अलावा कई चैट तथा कॉल रिकॉर्डिंग में ये पता चला है कि ये अपने बॉयफ्रेंड को नस्लभेदी गालियां भी दिया करती थी। इन सब गवाहों तथा बयानों के अलावा पुलिस का दावा और ज्यादा मजबूत होने लगा जब पुलिस के हाथ इस हत्याकांड के कुछ दिनों पहले का एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। ये सीसीटीवी फुटेज उसी अपार्टमेंट की लिफ्ट का था जिसमें क्रिश्चियन वमसेली और कोर्टनी क्लेनी रहा करते थे। इसी सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लिफ्ट में पहले क्रिश्चियन वमसेली और कोर्टनी क्लेनी में कुछ बातें होती हैं और देखते ही देखते कोर्टनी क्लेनी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और फिर उस पर हमले करने लगती है। इन सब के आधार पर पुलिस वाले कोर्टनी क्लेनी को क्रिश्चियन वमसेली का हत्यारा बता रही है, जबकि कोर्टनी क्लेनी आज भी अपने इसी बयान पर कायम है कि उसने जानबूझकर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में वमसेली पर हमला किया था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस के बयानों, गवाहों तथा सबूतों को झूठा बताते हुए दिसंबर 2022 में कोर्ट में बेल की अर्जी डाली है, मगर कोर्ट ये कहते हुए कोर्टनी क्लेनी की अपील को खारिज कर देता है कि इतना तो साफ है कि कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन वमसेली की जान ली है। इसी तरह फिलहाल वो एक कातिल तो है, मगर वो गुनहगार है या नहीं ये तो आने वाले समय में जांच के आधार पर तय होगा। इसीलिए एक कातिल होने की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बेल नहीं दी जा सकती है। फिलहाल पुलिस वाले और ठोस सबूत जुटाने में लगी है, जबकि कोर्टनी क्लेनी अपने उसी सेल्फ डिफेंस वाले बयान पर कायम है। अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कोर्टनी क्लेनी हत्या की दोषी है या फिर उसने सेल्फ डिफेंस में ही अपने बॉयफ्रेंड की जान ली। चलिए अब बताते हैं कि कोर्टनी क्लेनी के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं तथा उसने कितनी कमाई की है। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक कोर्टनी क्लेनी के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं इसकी कमाई की बात करें तो इंस्टाग्राम और अडल्ट वेबसाइट पर ओनली फैन से इसने 2020 से 2022 तक 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इसकी ज्यादातर कमाई ओनली फैंस वेबसाइट से हुई थी। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी एक्टिवेट है, जबकि इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद ओनली फैंस ने इसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के अनुसार कोर्टनी क्लेनी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। एक आदमी एक लाश के पास बैठा हुआ है करीब 2 घंटों से, लगातार उस लाश को तिहाड़ रहा है, बस उसे देखते ही जा रहा है, उसे घूरते जा रहा है, ना ही उसका कोई रिएक्शन, ना ही वो कुछ बोल रहा है। हाथ में बीड़ी चसी हुई है और बड़े ही मजे से बैठकर वो बीड़ी फूंक रहा है। समझ नहीं आ रहा उसे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर वो एकदम गुमसुम सा हुआ पड़ा था। पता ही नहीं वो करना क्या चाहता था, ये मर्डर उसने क्यों किया, इसकी वजह क्या थी, आखिरकार ये मर्डर किया किसका था और ये शख्स कौन था। पता नहीं ये मर्डर उसने जानबूझकर किया या फिर गलती से हो गया। चलिए जानेंगे आज की पूरी स्टोरी के बारे में। अब आपके स्क्रीन के ऊपर जो एक फोटो आ रही है, इसका नाम है संदीप उर्फ विशाल। इसकी उम्र 28 साल की है और ये नेपाल का रहने वाला है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो आप एक फोटो को देख रहे हैं, इसकी उम्र 26 साल की है, ये भी नेपाल से है। आज से करीब 5 साल पहले जो संदीप है वो नेपाल से भारत आ चुका था और भारत में जयपुर में शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पर किसी के घर पर काम करने लगा, मतलब कि ड्राइवर वगैरह की पोस्ट पर ये काम कर रहा था, गाड़ी वगैरह चलाया करता था। तो फिलहाल अभी ये इस तरीके से ऐसे ही काम कर रहा था। घर इसका आना जाना यानी कि नेपाल में बिल्कुल बंद हो चुका था, घर जा ही नहीं रहा था। लेकिन कुछ साल पहले ये एक शादी में गया नेपाल में। इसके रिलेशन में कोई शादी थी, वहां इसकी नजर एक लड़की के ऊपर टिकी और ये जो लड़की थी इसका नाम था संगीता। तो ये उस टाइम पर संगीता को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा था। मन ही मन ये संगीता की खूबसूरती के ऊपर फिदा हो चुका था। इसे लगा कि मुझे किसी भी तरीके से इस लड़की से बातचीत करनी पड़ेगी। इसने उस टाइम पर बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वहां उस शादी में इसकी बात ही नहीं हो पाई। लेकिन जब वो शादी हो चुकी थी, सभी लोग घर जा रहे थे, तभी इसकी नजर एक बार फिर उस संगीता के ऊपर पड़ी। तब इसने उस टाइम पर संगीता का हाथ पकड़ लिया और इसने वहां संगीता से बात करने की कोशिश की।
संगीता ने भी वहां इसे कुछ नहीं रोका टोका, इसके साथ वो भी बड़े ही मजे से बातें करने लगी। और ऐसे ही बातचीत में इन दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया था। अब इन दोनों की लगातार बातें होने लगी, सारा दिन ये बात करते रहते थे और धीरे धीरे ये बातचीत इतनी बढ़ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यहाँ संदीप संगीता से बेइंतहा प्यार करने लगा था। उसे तो पहले ही नजर में संगीता से प्यार हो चुका था, लेकिन यहाँ जो संगीता थी ये भी धीरे धीरे अपने पैर संदीप की तरफ बढ़ा रही थी। संदीप तो यहाँ पहले ही मन बना चुका था कि उसे संगीता से ही शादी करनी है, जब वो उसे शादी में मिला था। अब यहाँ पर साल आया 2023 का। 4 मई को इन दोनों की शादी हो जाती है। नेपाल में इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी कर दी गई। बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी शादी हुई, परिवार वाले भी बहुत खुश थे। अब यहाँ शादी हो जाने के बाद ये फिर नेपाल को छोड़कर इंडिया में जयपुर में आ जाता है काम के सिलसिले में। और ये जो संगीता थी ये वही नेपाल में उसी घर में रह रही थी। बीच बीच में इन दोनों की कॉल्स पर बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर शादी के बाद अचानक जो संदीप है इसका नेचर धीरे धीरे बदल रहा था। ये संगीता से धीरे धीरे मार पिटाई पर उतर आ रहा था। छोटी छोटी बात पर इसका गुस्सा हो जाना, एकदम से इसका बिहेवियर बिल्कुल ही बदल चुका था। जैसे ही संगीता के मुंह से कुछ निकला और संदीप ने उसे तमाचे जड़ने शुरू कर दिए। यहाँ संदीप धीरे धीरे संगीता को ये कहा करता था कि मुझे पैसे चाहिए, तुम अपने मायके जाओ और वहां से इतने रुपए लेकर आओ। ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार उसने संगीता को बार बार कहा। और उसके बाद जब संगीता मना करती रही तो उसे लगातार मारना पीटना शुरू कर देता था। और जब उसे वो मारना पीटना शुरू करता था तो वो 1-1, 2-2 घंटे तक बिना रुके ही उस पर हाथ उठाता रहता था। संगीता से बार बार वो यही कहता था कि तुम्हारे परिवार वालों ने तो मुझे शादी में कुछ भी नहीं दिया, दहेज के तौर पर मुझे सिर्फ हाथ खाली दिखा दिए गए और कुछ भी नहीं। मुझे अब तुम्हारे परिवार से पैसे चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए। ये सारी डिमांड अब धीरे धीरे संदीप संगीता से करने लगा था। तरह तरह की डिमांड यहाँ पर लगातार जब हो रही थी तब संगीता ने संदीप को भाव देना ही बंद कर दिया। बेशक इन दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन ये एक कमरे में जब रहा करते थे तो एक दूसरे को बिना बुलाए ही रह रहे थे। और साथ ही साथ फिलहाल तो ये नेपाल को छोड़कर जयपुर में आकर रहने लगा था। यहाँ अच्छी खासी जॉब कर रहा था, कमाई इसकी बहुत अच्छी हो रही थी, इसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी। तो जब ये वापिस से नेपाल जाता था तब जाते ही पहले तो उसे दहेज की डिमांड करना, पैसों की डिमांड करना। जब यहाँ संगीता मना कर दिया करती थी कि मेरा बैकग्राउंड, मेरे परिवार का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, वो इतना रुपया, इतना पैसा, इतना फर्नीचर वगैरह नहीं दे सकते, तब संदीप उसे लगातार मारना पीटना शुरू कर देता था। साथ ही साथ उसे ये बोलता कि अपने बाप से इतने रुपए मांगो, अपने परिवार को ये कहो वो कहो, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं अब क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है ये सारी चीजें खरीदने के लिए। उसे लगातार यहाँ ताने सुनने को मिल रहे थे। इनके बीच में हर रोज लड़ाइयां झगड़े होना, लेकिन यहाँ पर जो संगीता थी वो फिर भी इस शादीशुदा रिलेशनशिप को टिका कर रखे हुए थी। यहाँ ये जो संदीप था ये एक बार फिर जयपुर आ चुका था। जयपुर आ जाने के बाद इसके मन में पता नहीं जयपुर आकर ही इसे ये सारी चीजें क्यों उठती थी, इसे यहाँ पर आकर ही क्यों पैसा चाहिए होता था। फिर जयपुर आते ही इसके मन में लालच उठ पड़ता। ये फिर संगीता को फोन करके कहता कि पैसे मंगवाओ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाओ, मुझे कैसे ना कैसे बस पैसों का जुगाड़ करना है। क्योंकि जिस व्यापारी के घर ये वहां पर काम किया करता था वहां पर सिर्फ ये ड्राइवरी का काम किया करता था, उनकी गाड़ियां वगैरह धो देना, जो उनकी मैडम थी उन्हें कहीं ले जाना हो, वापस घर छोड़ना हो, बाजार से कुछ सामान लेकर आना हो, ये सारे काम ये किया करता था। अब यहाँ जब लगातार संगीता से मार कुटाई हो रही थी तब संगीता के घर वाले भी लगातार बोल रहे थे तुम छोड़ो संदीप को और वापिस अपने घर आ जाओ, ये रिश्ता जहां तक भी जाएगा वो हम देख लेंगे। लेकिन संगीता जो थी वो किसी तरीके से फिर भी अपने मन को मार कर बैठी हुई थी। संदीप मुझे प्यार करता है, इतना क्या ही हो जाएगा, जो भी होगा मैं अपने आप सह लूंगी। 2023 की दिवाली की रात को संदीप ने संगीता को कॉल किया और कॉल करके कहा कि तुम नेपाल से जयपुर आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हारी एक बहुत बढ़िया जॉब लगवा दूंगा, यहाँ पर तुम्हारी भी अच्छी कमाई होगी, मेरी भी कमाई है और ठीक ठाक हमारा गुजारा बहुत अच्छा चलेगा और मेरा तुम्हारे बिना मन भी नहीं लगता है, इसीलिए तुम वापस इंडिया आ जाओ, मेरे साथ रहो, मैं यहाँ पर एक रूम किराए पर ले लूंगा और हम यहीं पर रह लेंगे, यहीं पर अपनी घर गृहस्थी बना लेंगे। तो संगीता अपने पति संदीप को ये कहने लगी
लगी कि मैं इंडिया आकर क्या करूंगी, सिर्फ नौकरी के लिए। नौकरी तो मैं यहाँ भी कर लूंगी, वहां मेरा जानने पहचानने वाला है ही कौन, सिर्फ एक आप ही होगे। आप भी अपने काम पर चले जाओगे, मैं भी अपने काम पर गई, किस दिन नहीं गई तो मेरा क्या होगा। तो मैं यहाँ नेपाल में ही ठीक हूँ, मेरा घर परिवार के लोग हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो मैं यहाँ इंडिया नहीं आऊंगी। लगातार जब ये दोनों एक दूसरे से बात करते रहे, ये संदीप यहाँ वापिस से नेपाल जाता है और संगीता को इंडिया आने के लिए राजी कर लेता है। यहाँ संगीता भी राजी हो जाती है और फिर ये दिवाली के बाद वापिस इंडिया जाते हैं। आने के बाद ये जयपुर में रुकते हैं, इन्होंने कमरा किराए पर लिया। किराए पर कमरा लेने के बाद ये वहां पर रहने लगे और ये जो संदीप था वो अपनी जॉब तो कर ही रहा था, लेकिन इसी दौरान तारीख यहाँ पर आई 10 दिसंबर 2023। अचानक से यहाँ संगीता की तबीयत खराब हो चुकी थी, उसकी बहुत ज्यादा जैसे तबीयत खराब हुई, शरीर में वीकनेस आ चुकी थी, चलने में उसे तकलीफ हो रही थी। तब इसी बीच संदीप जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसे दवाई वगैरह दिलाई, वो धीरे धीरे रिकवर भी करना शुरू कर रही थी। तारीख यहाँ पर दोबारा आई 13 दिसंबर 2023। अचानक यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो संगीता थी उसकी अचानक मौत हो जाती है। दरअसल 13 दिसंबर को ये संदीप जी भरकर शराब पीता है और उसी शराब पीने के दौरान ये संगीता को ये कहता है कि तुम इंडिया तो आ गई, लेकिन तुम कुछ भी पैसे लेकर नहीं आई अपने परिवार वालों से, ना तो तुमने मुझे दहेज दिया, और जब तुम इंडिया आ रही थी, जब तुम मेरे पास आ रही थी तो तुम्हें कुछ तो लेकर आना चाहिए था, तुम एकदम खाली हाथ आ गई, ये क्या मतलब होता है। ये जो इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहुत झगड़ा होने लगा था और ये जो संगीता थी ये गुस्से में आकर इस बार संगीता से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। वो पहले ही बीमार थी, थोड़ा बहुत रिकवर कर रही थी, दवाइयां वो ले रही थी, तो उसे भी गुस्सा आया। तो संदीप जो था उसकी बहन को लेकर वो ताना कर देती है, तुमने भी तो अपनी बहन को कुछ नहीं दिया। ये सारी तरीके से वो संदीप के ऊपर ताने मार रही थी। वो अब संगीता यहाँ पर अब संदीप की बहन को टारगेट बना रही थी, वो भी सिर्फ मुंह बोली में, बातों बातों में। संदीप को अब यहाँ पर यह लगा कि मेरी बीवी मेरे ही सामने जुबान चला रही है। उसे इतनी ही बात पर एकदम गुस्सा आया। शराब तो वो पहले ही पी कर बैठा हुआ था, उसे जैसे ही गुस्सा आया उसने अपनी पत्नी संगीता का गला पकड़ा और उसे लगातार दबाए रखा। एक तो संगीता की तबीयत पहले ही खराब थी, दवाइयां ले रही थी, ऊपर से उसका गला दबाया और एकदम उसकी सांस चलना ही बंद हो चुका था। और यहाँ देखा जाए तो संगीता मर चुकी थी। वो एकदम जमीन पर जब गिरी तब संदीप को थोड़ा सा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ तो मैंने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। और उसके बाद उसे कोई भी पछतावा नहीं था, उसे बस ये हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, लेकिन कोई पछतावा नहीं। आराम से जैसे उसकी बीवी नीचे जमीन पर लेटी हुई है, उसके पास जाकर साइड में ही वो 2 घंटों तक लगातार अपनी पत्नी को मरे हुए देखता रहा। वो ये सोचने लगा अब मैं यहाँ पर अपनी पत्नी से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर अब मैं पैसे कैसे मांगूंगा, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। इन सभी चीजों के बीच संदीप 2 घंटों तक लगातार जैसे ही बैठा रहा, वो सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसके मालिक का अचानक यहाँ फोन आया कि सुबह हमें आगरा के लिए निकलना है, तो तुम आ जाना, गाड़ी यहाँ पर रेडी रहेगी, मुझे तुम आगरा छोड़ देना। जिसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आ जाऊंगा, आपको आगरा छोड़ दूंगा। और उस टाइम जैसे ही संदीप का फोन कटा वो बड़े ही आराम से बेड पर सो गया। नीचे डेड बॉडी पड़ी है, वो भी उसकी पत्नी की, उसी ने ही मर्डर किया है और बड़े आराम से वो सो रहा है। कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं, फिर भी बड़े ही निश्चिंत से आराम से लेटा हुआ था। सुबह उठा, उठने के बाद वो पूरी प्लानिंग बना लेता है, घर को बाहर से बंद करता है, बाहर जाता है, इसके पास में एक ढाबा है, वहां पर जाकर बोलता है मेरी बीवी अपने घर में आराम से सो रही है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, आपको तो पता ही है, करीब इतने बजे के आसपास जब आपका नाश्ता वगैरह बन जाए तब आप मेरी बीवी को नाश्ता जरूर पहुंचा देना, उसे जगा देना। अब ढाबे वाले ने कहा, वो बिल्कुल उसे बहुत अच्छे से जानता था, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मेरा यहाँ नाश्ता बनेगा सबसे पहले मैं आपकी पत्नी को जगाकर उसे नाश्ता दे आऊंगा। और संदीप ने अपनी जेब में हाथ मारा, थोड़े से पैसे निकाले, उस ढाबे वाले को दे दिए। उसके बाद वो सीधा अपने मालिक के घर गया, वहां से गाड़ी उठाया, मैडम को उठाया और सीधा जयपुर से आगरा की तरफ चला गया। और इसी रास्ते में पूरी कहानी बना लेता है कि किस तरीके से मुझे पुलिस वालों से बचना है। अब इधर जब ढाबे वाला पहुंचा संदीप के घर, जो एक किराए का कमरा था छोटा सा, वहां पहुंचा, तब इसने दरवाजे को खटखटाया, आवाजें मारी कि मैडम दरवाजा खोलिए, लेकिन अंदर से कहां से कोई आवाज आएगी, वहां तो औरत पहले ही मरी पड़ी है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो जो बाहर का दरवाजा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का मारा, टेबल वहां पर रखी हुई थी, वहां पर इसने नाश्ता रखा और वहां साथ में दूध रखा। नॉक किया उसने दरवाजे को, एक और दरवाजा था जो उनके कमरे की ओर जाता था, वो दरवाजा नहीं खोला। वापिस से ढाबे पर आया, उसे लगा कि आखिरकार इतने बार
बुलाने के बावजूद भी कोई कैसे दरवाजा नहीं खोल सकता। चाहे कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना हो, आवाज लगाने पर, दरवाजा खटखटाने पर जरूर सामने वाला उठता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन यहाँ से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। ढाबे वाला अपने ही पड़ोस में गया और वहां पर बताने लगा कि ऐसे ऐसे मैं गया नाश्ता देने, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा खटखटाया था, आवाजें लगाई थी, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आई। अब ऐसे में ये लोग संगीता के लिए पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं कि अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है, शायद अंदर कोई अनहोनी हो गई है। इतनी देर तक लगातार पहले एक बंदा चिल्लाया, फिर दूसरी औरत आई उसने चिल्लाया, फिर कोई और आया उसने चिल्लाया, फिर पुलिस वालों को बुलाया गया। पुलिस वालों ने जब उस दरवाजे को तोड़ा, जैसे ही पुलिस वाले उस कमरे के अंदर एंटर हुए, सारे एकदम चौंक चुके थे। क्यों? क्योंकि संगीता अपने बेड पर बेसुध हालातों में पड़ी हुई थी। पुलिस वाले जब आगे जाते हैं, संगीता को चेक किया गया, तब उन्होंने कहा भाई इसकी तो मौत हो चुकी है। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, हर किसी को बताया गया। और इधर ढाबे वाला तुरंत संदीप को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ संगीता की मौत हो चुकी है। पूरी बात बताता है कैसे ऐसे मैं वहां पर गया, ये सब किया, 2-3 लोग और आए, उन्होंने दरवाजा खोला, फिर पुलिस वालों को बुलाया। उन्होंने ये कहा है कि भाई संगीता की मौत हो चुकी है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। और तो उसी टाइम संदीप एकदम रोने लगा, फूट फूट कर फोन पर ही। तो पीछे जो मालकिन बैठी हुई थी उसकी गाड़ी में, उसने कहा कि संदीप क्या हो गया, तुम अचानक से रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से आराम से सुला कर आया था, उसने दवाई ली हुई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब फोन आया है कि मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है। पता नहीं, मैं तो सुबह अच्छा खासा छोड़ कर आया था, हमने साथ में चाय बिस्किट खाए थे और फिर मैंने सुला दिया था। अब संदीप तुरंत वहां से गाड़ी को घुमाता है, मालकिन साथ में बैठी हुई थी, उसने गाड़ी को घुमाया और वापस अपने घर पहुंचा, किराए के कमरे में। खूब वहां पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जो इधर संगीता के परिवार वालों को भी बुला लिया गया था, वो उसे जब उन्होंने देखा कि हमारी बेटी तो मर चुकी है, और उनके सामने भी संदीप फूट फूट कर रोने लगा कि मेरी बीवी को किसी ने मार दिया, किसी ने बहुत गलत किया, किससे मेरी बीवी की दुश्मनी थी। ये सारी चीजें लगातार बार बार पुलिस वालों के सामने बोल रहा था। तो पुलिस वालों को इस पर शक होने लगा कि इतना भी ज्यादा क्या ये बोल रहा है, 4 ही लाइनें इसने रट रखी है, बार बार उसी को बोले जा रहा है। पुलिस वालों को अब यहाँ संदीप के ऊपर ही शक जा रहा था। तब उसने बताया मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कौन इसका दुश्मन है, लेकिन किसी ने इसे मार दिया है। मैं तो अपनी बीवी के साथ चाय बिस्किट खाकर गया था, फिर मैं अपनी मालकिन के घर निकल गया, उन्हें रास्ते से भेजा, ये सारी चीजें बस रटे जा रहा था। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई संगीता की डेड बॉडी की, तब पता चला कि संगीता की मौत उसका दम घुटने की वजह से हुई है। और उसके गले पर निशान था, जो गले पर निशान था वो था एक डोरी का, जो हम आमतौर पर जैकेट डालते हैं और उसकी कैप होती है, कैप में जो एक धागा सा लटकाया हुआ होता है जिसे हम डोरी बोलते हैं, उस डोरी से संगीता के गले को दबाया गया था और उसी कारण संगीता का मर्डर कर दिया गया था। और इधर जब संगीता के परिवार वालों से पुलिस वालों ने पूछा कि भाई ये सब क्या, ये कैसे हो गया, संगीता का कोई दुश्मन, वो यहाँ पर क्या कर रही थी, उसका तो घर नेपाल में है, तब उसके परिवार वालों ने बताया कि ये जो संदीप है ये हमसे पैसे मांगा करता था, संगीता को बार बार मारना, उसे टॉर्चर करना, 2-2, 3-3 घंटों तक मारे बिना रुकना नहीं, ये सारी चीजें कर रहा था। और हमें भी फोन करके कहता था कि आप लोगों ने दहेज में कुछ नहीं दिया, मुझे पैसे दो, मुझे फर्नीचर दो, मुझे फ्रिज दो, मुझे ये सारी चीजें चाहिए। ये सारी चीजें ये जयपुर में आकर ही बोला करता था। लेकिन जब ये वापस से नेपाल जाता था तो संगीता को तो वहां पिटना शुरू हो जाता था, लगातार उसे मारता रहता था। और जब ये सारी बात पुलिस वालों को संगीता के परिवार वालों ने बताई, तब पुलिस वालों ने उसे आड़े हाथों लिया संदीप को और उससे डिटेल में पूछा। तब उसने कहा जी हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मार डाला। किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। मैंने उसे इंडिया बुलाया था कि मैं उसकी जॉब यहाँ लगवाऊंगा, अच्छी खासी कमाई होगी, हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे। लेकिन संगीता यहाँ पर खाली हाथ आ गई, मेरे लिए कुछ भी रुपए लेकर नहीं आई। तो इसी वजह से मुझे गुस्सा आया, मैंने शराब पी रखी थी और मैंने उसका गला दबा दिया और उसे वहीं पर मार डाला। लेकिन मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं है। साथ में संदीप इतनी बात भी बोला कि मुझे उस चीज का कोई पछतावा नहीं है, मेरे किसी काम की नहीं थी। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि भाई तुम्हारी तो ये लव मैरिज थी, तुमने ही संगीता को पसंद किया था, ऐसा संगीता के माँ बाप ने कहा, तो फिर तुमने क्यों मार डाला? संदीप यहाँ पर दोबारा बोला जी हाँ, मैंने प्यार किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे पैसा भी तो चाहिए था। मुझे लगा था कि संगीता अपने घर से कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगी, लेकिन ये तो खाली हाथ आ गई। और जब इंडिया आई तब भी खाली हाथ आई, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने संगीता का मर्डर कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। सिर्फ दहेज पैसों के चक्कर में अपनी ही बीवी को मार दिया, जिससे कि लव मैरिज की थी।
अक्सर आप लोगों ने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि इश्क का रंग लाल होता है। अब होता है या नहीं, या फिर उन लोगों ने देखा है, इस बात का भी नहीं पता। लेकिन जो आजकल ये सब कुछ चल रहा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि सच में इश्क का रंग सच में लाल होता है। दिल्ली का आप श्रद्धा आफ्ताब केस को ही देख लीजिए, या फिर मुंबई का आप वो केस देख लीजिए जिसमें एक औरत को मारकर उसके टुकड़े करके उसे कुकर में डालकर सीटियां लगवा दी गई थी, और वो लड़की को जो मारा गया था वो भी लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी। अब इन सभी चीजों के बाद यही लग रहा है कि सच में ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि आप किसी से प्यार करो और उसके साथ रहो, और थोड़ी बहुत अनबन हो जाए तो उसे मौत के घाट उतार दो। आज मैं आपको एक ऐसे ही लिव इन मर्डर केस की कहानी सुनाने वाला हूँ, जहाँ पर हत्यारा प्यार तो करता है लेकिन शादी के नाम पर अपने पार्टनर की हत्या कर देता है, और फिर पुलिस वालों से बचने के लिए वो एक ऐसा षड्यंत्र, ऐसी प्लानिंग को अंजाम देता है जिसके बारे में आप और भी दंग रह जाओगे। आपने इस प्लानिंग के बारे में तो शायद ही कभी सुना होगा। मैं इसीलिए आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ये कहानी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के लिए है। तो इस कहानी को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करुण। आज आप मेरे साथ एक लिव इन मर्डर की कहानी के बारे में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। एक ऐसा शख्स जो मर्डर तो मुंबई में करता है, लेकिन पुलिस वालों से बचने के लिए वो उस डेड बॉडी को किसी और राज्य में, यानी कि 150 किलोमीटर दूर जाकर उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। लेकिन फिर भी वो कैसे पुलिस वालों की पकड़ में आया, चलिए जानते हैं आज की इस पूरी कहानी के बारे में। आज का ये जो केस है, ये है महाराष्ट्र के पालगढ़ से। महाराष्ट्र के पालगढ़ में एक लड़की जिसका नाम नैना महत पेशे से ये हेयर स्टाइलिस्ट थी फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि जो हीरो हीरोइन काम करते हैं उनके हेयर स्टाइल को बनाना, संवारना, जो भी सब कुछ होता है, ये वो जॉब किया करती थी। नैना महत देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उम्र भी इसकी कम थी, और इसका फायदा यहाँ पर इसे ये भी हुआ कि इसे छोटी मोटी फिल्मों में काम भी करने को मिला था। हालांकि ये चीज ज्यादा चल नहीं पाई। फिल्म इंडस्ट्री में हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में नैना महत जो थी अच्छी खासी जॉब कर रही थी। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, इसके काम का जो तजुर्बा था वो बढ़ता जा रहा था। और वहीं पर एक नए गांव में एक जगह है, वहीं पर एक किराए के फ्लैट में नैना महत रह रही थी। परिवार वालों से इसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं था। परिवार वाले भी अपने काम में बिजी रहा करते थे, और इसने अपने परिवार से लगभग सारे कांटेक्ट खत्म ही कर दिए थे। तो परिवार वाले भी आखिरकार कितनी बार इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, जब भी वो फोन करते पहली बात तो ये उसी टाइम मना कर दिया करती थी, कॉल को कट कर दिया करती थी। खैर ये चीजें लगातार चलती रही, ऐसे ही टाइम गुजरता रहा, साल दर साल ऐसे ही लगातार इसकी परिवार वालों से दूरियां बनती रही। और इसी दौरान 9 अगस्त यानी कि इसी साल के 1-1.5 महीने पहले की ये बात है, ऐसे ही ये फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी, और काम करने के साथ साथ ये एक शख्स से मिलती है जिसका नाम था मनोहर फिल्म इंडस्ट्री में ही बतौर कॉस्टिंग डिजाइनर काम कर रहा था। नैना से उसकी बातचीत हुई, बातचीत दोस्ती में बदल चुकी थी, और दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ पड़ा था। हालांकि अगर इन दोनों की उम्र देखी जाए तो इन दोनों की उम्र में काफी ज्यादा डिफरेंस था। नैना की उम्र करीबन 22-23 साल के आसपास की थी, और जो ये मनोहर था इसकी उम्र करीब 35-36 साल के आसपास की थी। लेकिन जब ये दोनों प्यार में पड़े तो ये उम्र कहाँ देखते हैं, ये तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। दोनों के बीच में ये जो दोस्ती थी ये प्यार में बदल चुकी थी, और दोनों साथ साथ रहने लगे थे, और इश्क में ये सारी हदें पार करने लगे। और जब इन दोनों के बीच में ये इश्क बढ़ता जा रहा था तो ये बिल्कुल लाजमी सी बात है कि इसमें शक भी आएगा, लड़ाइयां भी होंगी, दोनों के बीच में कहासुनी बहस भी छिड़ेगी। लेकिन जब नैना मनोहर से शादी की बात करने लगी तो वो आनाकानी करने लगा। हमेशा इस बात को टालने की कोशिश किया करता था। उसे ये बात बहुत बुरी भी लगती थी, लेकिन वो बार बार शादी की बात मनोहर से कर लिया करती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मनोहर पूरी तरह से शादी से मुकर जाता है। फिर नैना भी अपनी जिद पर अड़ जाती है कि वो मनोहर से शादी करके ही रहेगी। फिर उसे कुछ टाइम बाद में पता नहीं कहां से ये पता चलता है कि मनोहर जो है वो पहले से ही शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है।
और फिर ये बात नैना को जब पता चली, वो बहुत उसके दिलों में चुभ चुकी थी, उसके दिल में चुभ चुकी थी। उसे लगता है कि अब तो मनोहर मुझे छोड़ देगा, इसीलिए वो लगातार जिद करती है कि उसे छोड़ना ही है तो वो अपने बीवी बच्चों को छोड़े और मुझसे शादी कर ले। अब मनोहर को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो नैना के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे, इसीलिए वो नैना को हर तरह से मना करता रहा। और जब उसका ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसके बारे में जब ये उसकी बीवी को पता चला, तो एक तरह से वो ब्रेकअप जैसा नैना के साथ ऐसा ही कुछ कर लेता है और वो नैना से धीरे धीरे दूर होने लगता है। अब इस मोमेंट पर नैना खुद को जो थका हारा टूटा हुआ महसूस कर रही थी कि एक इंसान आता है, उससे प्यार करता है, और जब उसकी बीवी को पता चल जाता है, उसे उसकी शादी के बारे में पता चल जाता है, तो वो उसे छोड़ देता है। इसीलिए वो क्या करती है कि साल 2019 में जाकर वो मनोहर पर केस कर देती है, अटेम्प्ट टू सेक्सुअली असॉल्ट का केस। और ये कंप्लेंट करती है तो मनोहर की परेशानी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही थी कि उसका जो झगड़ा था उसकी बीवी से भी यहाँ पर चल रहा था, ऊपर से नैना भी उस पर लगातार प्रेशर डाल रही थी कि वो उससे शादी कर ले, और अब ऊपर से ये एक नया स्यापा एक केस जो मनोहर के ऊपर चढ़ चुका था। इन दोनों के बीच में अब लगातार झगड़ा चलता रहा। नैना बार बार ये प्रेशर दे रही थी कि तुम या तो शादी कर लो, और जो मनोहर था वो उससे बार बार कह रहा था ये केस जो मुझ पर डाला है, ये केस तुम वापिस ले लो। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इन दोनों का झगड़ा ऐसे ही दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर जो नैना थी, ये अपने बीच की जो झगड़े की बात थी, ये मनोहर और जो इसके खुद के बीच की झगड़े की बात थी, ये सारी बातें अपनी बहन जया को बता देती है, और साथ में ये भी बताती है कि मनोहर उस पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वो केस वापिस ले ले, नहीं तो वो नैना को जान से मार देगा। अब ये सारी बातें उसकी बहन को तो पता चल गई थी, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। वो एक्शन में तब आई जब काफी टाइम यहाँ पर बीत चुका था, 2023 यहाँ पर आ चुका था और अगस्त का महीना ये चल रहा था। तब जब नैना यहाँ पर मिसिंग हो चुकी थी, जब उसके सभी कॉल करते हैं, जो जहाँ पर नैना काम करती थी वो भी नैना को लगातार कॉल कर रहा था वहाँ का डायरेक्टर, और जो नैना की बहन थी उसके पास डायरेक्टर का कॉल गया, मैं आपसे नैना के बारे में बात कर रहा हूँ, नैना मुझे लगता है आपके पास आई हुई है, तो इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, नैना मेरा फोन नहीं उठा रही, पता नहीं नैना कहाँ है, उसे वापस जॉब पर भेजो, उसकी यहाँ पर बहुत जरूरत है। तो जया ने, नैना की जो बहन थी, उसने डायरेक्टर को कहा कि भाई नैना मेरे पास नहीं आई, आप उसे ही कॉल कीजिए। तो डायरेक्टर ने कहा मुझे तो लगा कि नैना पिछली बार भी पिछले महीने आपके पास आई थी, तो शायद इस बार भी आपके पास आई होगी, लेकिन जया ने साफ साफ मना कर दिया कि नैना इस बार मेरे पास नहीं आई। तो जया ने कहा तो आप रुकिए, मैं नैना को कॉल करती हूँ। जया ने जब नैना को कॉल किया, नैना कॉल नहीं उठा रही थी, कुछ भी उसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तब वो वहीं के पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गई और नैना की मिसिंग कंप्लेंट फाइल दर्ज कर दी थी। सबसे जया पूछताछ कर रही थी, उसके साथ काम करने वाले, नैना के दोस्त, जो जिसको भी नैना जानती थी, और नैना के जो दोस्तों को, जान पहचान वालों को जो जया जानती थी, जया सबसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये केस अब मिसिंग केस बन चुका था, पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया गया। पुलिस वाले अब यहाँ पर आकर नैना को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर नैना की बहन को यह भी पता था कि मनोहर उस पर दबाव बना रहा था कि भाई वो उसका केस वापिस ले ले, नहीं तो उसे जान से मार देगा। ऐसी धमकियां देता रहता था और झगड़ता रहता था। इसीलिए जो नैना के परिवार वाले थे वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, और जाकर कंप्लेंट तो वो लिखवा ही चुके थे, और साथ ही साथ जो भी उसके साथ पास्ट में बीता था, मनोहर ने जो भी नैना के साथ किया था, वो सारी बातें भी अब पुलिस वालों को पता चल चुकी थी। पुलिस वाले ये देखते हैं कि मनोहर के खिलाफ पहले भी नैना एक कंप्लेंट फाइल कर चुकी है, और अब एक बार फिर मनोहर के ऊपर उंगली उठी है नैना के गायब होने की, तो यहाँ पर मनोहर को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आना चाहिए। पुलिस वाले जब मनोहर के पास पहुंचे, उससे पूछताछ की कि नैना कहाँ है, हमें बताओ। तो जो मनोहर था, ये ताजुब की बात थी, मनोहर ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नैना के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो सीधे तौर पर पुलिस वालों को साफ साफ बना कर चुका था कि नैना के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, वो तो उससे मिला ही नहीं है। तो पुलिस वाले यहाँ पर परेशान हो चुके थे, और नैना के घर वाले भी यहाँ पर बहुत परेशान थे। तहकीकात चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन अभी कुछ खास बड़ी नहीं थी, तो पुलिस वालों के हाथ में एक सबूत लग चुका था, जिसके बाद वो दोबारा से मनोहर को बुलाते हैं, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन अभी भी मनोहर मुंह नहीं खोल रहा था। और जब पुलिस वाले मनोहर के ऊपर सख्ताई दिखाते हैं और सामने सबूत रख देते हैं, ये सबूत था उसके फ्लैट की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज।
मतलब जो घर से निकलने के जो लिफ्ट थी वहां पर कैमरा लगा हुआ था, उसकी फुटेज पुलिस वालों को मिल चुकी थी। उसमें यह दिख रहा था मनोहर लिफ्ट में खड़ा है, उसकी साथ में बीवी है, उसकी बीवी ने मनोहर का बच्चा उठाया हुआ है और मनोहर के हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस बैग मौजूद है। अब यहाँ पर वो बीवी बच्चे के साथ एक बड़े से सूटकेस के साथ मनोहर कहीं बाहर जा रहा होता है और ये जो आने जाने की डेट थी, ये मिसिंग कंप्लेंट जो थी लिखवाई गई थी जब से नैना मिसिंग हुई थी, उसी के आसपास की ये फुटेज थी। और जब मनोहर के सामने वो सबूत रखे गए, उसे वीडियो दिखाई गई कि अब मनोहर को अब लगा कि सच में अब झूठ बोलने का कोई भी मतलब नहीं है, जो भी बात है उसे क्यों ना पुलिस वालों के सामने बता दी जाए। और उसके बाद मनोहर पुलिस वालों को एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताता है कि आखिरकार क्या हुआ था, नैना के साथ क्या हुआ था, मनोहर ने नैना को कहां पर छुपा रखा था या मार दिया था या क्या सीन था, जो भी था मनोहर अब यहाँ पर बताने वाला था। पुलिस वालों ने अब पूछा कि नैना आखिरकार है कहां पर, नैना इस दुनिया में अब है भी या नहीं, हमें पूरी बात डिटेल में बताओ। अब जब सारे पत्ते यहाँ पर खुलने लगे थे तो मनोहर ने पुलिस वालों को बताया कि मनोहर की आखिरी मुलाकात जब नैना से हुई थी वो 9 अगस्त को हुई थी। वो दोनों मिले थे फ्लैट पर और वहीं पर उन्हीं के बीच में फिर से एक बार झगड़ा हो चुका था। ये जो झगड़े का जो टॉपिक था वो कुछ नया नहीं था। नैना चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले और मनोहर चाहता था कि नैना जो केस था वो वापिस ले ले। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि नैना धमकी देने लगी कि देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जो भी झगड़े में नॉर्मली ये सब होता है कि मैं कुछ भी पी लूंगी या खुद को कुछ कर लूंगी, ये सब बातें नैना मनोहर को बोल रही थी। इस बात पर मनोहर को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था तो उसने नैना को पकड़ा, उसके सर को मनोहर ने पकड़कर बाल्टी में तब तक डुबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। लगभग 4 मिनट के आसपास तक मनोहर ने नैना का सर पानी में डुबाए रखा और जब नैना की सांसें रुक गई तो वो एकदम घबरा गया कि उसके एकदम हाथ पांव फूलने लगे थे। नैना वहां पर जमीन पर लेटी हुई पड़ी हुई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार मुझे अब यहाँ पर करना क्या चाहिए। उसने नैना की बॉडी को उठाया और बेड पर लेटा दिया और उसने नैना की नर्व्स को चेक किया तो देखा यहाँ पर नैना तो मर चुकी है। अब मनोहर को लगा कि उसके हाथों से तो मर्डर हो चुका है, अब वो क्या करेगा, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे संभालेगा, अगर उसे जेल हो गई तो वो क्या करेगा, वो ये सब माइंड में सोचने लगा। और उसके बाद मनोहर उस कमरे से बाहर गया थोड़ी देर के लिए और उसके बाद थोड़ी देर बाहर टहलकर जो भी सोच विचार रहा था, उसके हाथ पैर फूल चुके थे, वो वापस से उस फ्लैट में उस रूम के अंदर आया। उसने नैना की नर्व्स चेक की, देखा नैना की नर्व्स अभी भी नहीं चल रही तो उसे समझ में आ चुका था कि उसके हाथों तो मर्डर हो ही चुका है। अब यहाँ पर मनोहर एकदम घबरा चुका था, पसीने उसके छूट रहे थे। और उसके बाद सबसे चौंका देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मनोहर ने अपनी पत्नी को वहां पर उस रूम में बुलाया और उसकी पत्नी ने नैना की डेड बॉडी को छुपाने में उसकी मदद की। मर्डर तो ये मनोहर कर ही चुका था, अब इसकी आप प्लानिंग देखिए कि आखिरकार क्या इसने अपने दिमाग के कुत्ते दौड़ाए। इसने जो प्लानिंग की वो सच में चौंका देने वाली थी। उसने अपनी बीवी को बुलाया, उसकी डेड बॉडी को एक बड़े से सूटकेस में पैक किया और उसके बाद वो घर से ऐसे निकल रहा था जैसे वो किसी हैप्पी हॉलीडे के लिए जा रहा हो। ऐसे वो सब कुछ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में जो भी था ये नॉर्मल दिखाना चाह रहा था, जैसे कि वो हॉलीडे पर छुट्टियां मनाने घूमने फिरने जा रहा है, हाथ में सूटकेस और साथ में बीवी और उसका बच्चा। कुछ भी ये नॉर्मल नहीं था। सूटकेस में यहाँ पर डेड बॉडी थी। वो उस फ्लैट से उस बिल्डिंग से नीचे आया, वो अपनी गाड़ी में बैठा और वो बॉर्डर ही क्रॉस कर गया। जी हाँ, वो महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात पहुंच चुका था। गुजरात के वलसारा पहुंचकर वहां पर एक नाले में उसने उस सूटकेस को फेंक दिया था। अब प्लानिंग तो इसकी यहाँ पर एकदम तगड़ी थी कि डेड बॉडी को क्रॉस द बॉर्डर जाकर फेंक देंगे। जो भी पुलिस वालों की पहुंच वहां तक नहीं होगी महाराष्ट्र की, और वहां की पुलिस वाले जो भी होंगे उन्हें डेड बॉडी मिल गई तो वो अपने आप ही देख लेंगे वहां की तो ये लड़की है भी नहीं, कोई पहचान नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई वहां पर मिसिंग कंप्लेंट नहीं होगी और सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चलता रहेगा, मैं बच जाऊंगा। गुजरात पुलिस वालों को जब डेड बॉडी मिली, उन्होंने उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया तो उन पुलिस वालों को भी कुछ भी नहीं हाथ लगा। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी वो चेक करने लगे कि कोई मिसिंग कंप्लेंट है या नहीं। इसकी डेड बॉडी की फोटो को सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया था, लेकिन कुछ भी इस डेड बॉडी के बारे में पता नहीं चल पाया। यहाँ पर गुजरात पुलिस एकदम बौखला चुकी थी, कैसे आइडेंटिफाई करें, महीनों गुजर चुके थे, किसी को भी कुछ नहीं पता चला। और फिर जब डेड बॉडी वहां पर पुलिस वालों को जो मिली थी, उन्होंने जो भी उनकी फॉर्मेलिटी होती है गुमशुदा डेड बॉडी की, गुमशुदा इंसान की जो भी कुछ था, उन्होंने वो फॉर्मेलिटी की। उसके बाद उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया।
लेकिन बाद में जब महाराष्ट्र की पुलिस मनोहर से पूछताछ करती है और जब गुजरात पुलिस से पूछताछ की जाती है, लोकेशन कंफर्म हो जाती है, जो मनोहर ये सारी बातें बताता है कि मैं ऐसे ऐसे 150 किलोमीटर दूर जाकर गुजरात में एक नाले में ऐसे ही सूटकेस को फेंकाया था जिसमें नैना की डेड बॉडी थी। और ये जब मनोहर ने स्टेटमेंट दी थी महाराष्ट्र पुलिस वालों को, उन्होंने गुजरात पुलिस से कांटेक्ट किया। वहां से जब पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी मिली थी, उसका तो हमने अंतिम संस्कार करवा दिया है, तो यहाँ महाराष्ट्र पुलिस वालों ने उस नैना की फोटो गुजरात पुलिस वालों को दिखाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये यही डेड बॉडी थी, हमें यहाँ पर इनका कोई भी जानने पहचानने वाला नहीं मिला, तो हमने इसका अंतिम संस्कार करवा दिया। अब जो इस डेड बॉडी की पहचान होती है वो कैसे होती है? जो नैना की बहन थी जया, वो डेड बॉडी को फोटो से देखकर पहचानती है। उसकी बहन के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था और उसके गले में एक चेन थी, तो उससे उस डेड बॉडी की पहचान की गई थी कि ये नैना महत की लाश है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मनोहर ने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी खुद को ना फंसाने की, लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया। वो पकड़ा गया सिर्फ एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाने के कारण, जो कि उसकी बहन जया ने करवाई थी। अगर नैना की बहन नहीं होती, कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं होती, तो ये मनोहर तो पूरी जिंदगी ऐश करता, ये कभी जेल जा ही ना पाता, कभी ये पुलिस वालों के हत्थे ही ना लगता। और क्या पता ऐसे ही ये किसी और के साथ लिव इन में आता और ऐसे ही आगे ये अपने और विक्टिम्स बनाता, ऐसे ही और मर्डर करता। तो ये सब कुछ चलता रहता अगर मनोहर यहाँ पर पकड़ा ना जाता। लेकिन आखिरकार मनोहर पकड़ा जा चुका था। वो कहते हैं ना, कोई भी इंसान कानून से कितना ही भाग ले, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। और मनोहर के साथ भी कुछ यही हुआ था। मनोहर अब फिलहाल पुलिस वालों की गिरफ्त में है। उसके साथ साथ हत्या में शामिल होने के सबूत मिटाने के इल्जाम में और भी कई धाराओं के साथ उसकी बीवी खुद भी जेल में बंद है। कार्रवाई अभी चलेगी, आगे क्या होता है जो भी होगा इसका अपडेट मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ये थी कहानी नैना महत के बारे में। सच में लोग लिविंग रिलेशनशिप में तो रह जाते हैं, लेकिन वो ये चीज कभी भी नहीं सोचते कि उसके बारे में सबसे पहले डिटेल निकालना बहुत जरूरी होता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसका परिवार कैसा है, वो शादीशुदा है भी या नहीं, उसकी सोच क्या है। हम चाहें तो ये सब कुछ पता लगा सकते हैं। टाइम जरूर लगता है, लेकिन हमें हमारी सेफ्टी भी तो देखनी है, तो ये सारी चीजें पता लगाना बहुत जरूरी होती है। तो मेरा सिर्फ कहना आप लोगों को यही है, जो भी आज के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अपने पार्टनर को जानो, पहचानो, उसकी सारी कुंडली खंगाल लो कि आखिरकार वो कैसा है, आपको लेके कैसा है, आपको ट्रीट कैसे कर रहा है, आगे क्या होगा फ्यूचर। यार इतना तो पता चल ही जाता है जब कोई इंसान हमारे साथ रहता है। मैं हमेशा ही आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि लाइफ जिंदगी में एक बार मिलती है, आप खुद भी संभल कर रहो और किसी को मारने काटने से पहले आप 100 बार सोचो कि आप करने क्या जा रहे हो। और अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसकी हेल्प करो, उसे जाकर उसे बचाओ। अगर उसके हाथ में चाकू है, बंदूक है, रास्ते बहुत होते हैं, भीड़ इकट्ठा करो, वो किस किस को मारेगा। तो यही बात मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ कि लाइफ जिंदगी में एक ही बार मिलती है और ये बहुत कीमती होती है। लेकिन तब क्या होगा जब आप एकदम सुरक्षित जगह पर हैं, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप बहुत सेफली महसूस करते हैं और वहीं पर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तब लोग क्या करेंगे, तब आप उस टाइम पर क्या करोगे। ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ खास तौर से लड़कियों की। लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां आर नॉट सेफ। और यहाँ पर लड़की हो या फिर लड़का हो, जब परिवार वालों की बात आती है तो परिवार वाले अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए उन्हें कुछ अच्छी चीजें सिखाने के लिए उन पर रोक लगा देते हैं। उनके बच्चे घर जल्दी वापस आ जाएं ताकि वो सेफ रहें और घर वालों को भी होता है कि हाँ बच्चे एकदम सही सुरक्षित हैं, अपने घर में ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सभी लोग अपने घर में बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं, पर जो आज का केस है इसमें जो ये विक्टिम थी ये अपने घर में ही थी, अपने परिवार वालों के साथ थी, पर तब भी इसके साथ इसी के घर में एक ऐसे क्राइम सीन को अंजाम दे दिया गया जिसे सुनकर ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं उडुपी मर्डर केस के बारे में, जहां पर इतना घिनौना क्राइम को अंजाम दे दिया गया। क्या थी ये पूरी स्टोरी, आखिरकार ये लड़की कौन थी जिसके साथ ये क्राइम हुआ और ये कहां के रहने वाले थे, चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए और कमेंट में पिक
टिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 12 नवंबर 2023 की सुबह, यार उस दिन दिवाली थी, उस दिन संडे भी था और यहाँ इंडिया में सभी परिवार उस दिन सुबह एकदम रिलैक्स और बहुत ही ज्यादा मजे से उठते हैं। त्योहार का दिन है, हर कोई बहुत खुश होता है और खुशी में ही लगभग सारे काम किए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही एक परिवार था, नूर मोहम्मद कबी। नूर मोहम्मद कबी की फैमिली निजारू उडुपी कर्नाटका में रहा करते थी। फैमिली के हेड नूर मोहम्मद बहुत ही मेहनती इंसान थे। ये अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज और खुशियां प्रोवाइड करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मेहनत से सऊदी अरेबिया में काम किया करते थे। अपने परिवार से दूर रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, लेकिन बच्चों की कोई भी ख्वाहिश अधूरी न रह जाए, इसकी वजह से उन्हें वहां रहना पड़ता था। अपने पापा की तरह उनका बेटा भी असद बहुत हार्ड वर्किंग था। अपने पापा के साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करने के लिए असद भी अपने परिवार से दूर बेंगलोर में इंडियन एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ पर जॉब किया करता था। नूर मोहम्मद की वाइफ हसीना पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। नूर को काम से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी, इसीलिए उसे घर में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था और त्योहार पर भी उसे हॉलिडेज नहीं मिला करते थे। और यहाँ अपने हस्बैंड के घर में ना होने की वजह से हसीना को यहाँ बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होता था। हसीना को अकेला फील ना हो, इसीलिए नूर की माता यानी कि हसीना की सास इन्हीं के साथ ही रहा करती थी। असद के अलावा उनके 3 और बच्चे थे। घर का सबसे छोटा बेटा असीम 12 साल का था। उसके स्कूल में दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वो पूरा दिन खेलने में ही बिजी रहता था। उनकी 2 बेटियां भी थी, अफनान और एहनाज, जो 23 और 21 साल की थी। ये दोनों बेटियां बहुत ज्यादा डेडिकेट और पैशनेट थी। ये दोनों लड़कियां अपने आप पर ही इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहते थे। ये दोनों अपने परिवार से थोड़ा दूर बेंगलोर में पीजी में रहती थी। यहाँ पर रहती थी अफनान, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही थी और उसकी बहन एहनाज इंडियन एक्सप्रेस में अपनी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। इस परिवार के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। इन सभी तीनों बच्चों को अपनी लाइफ के बहुत ही अच्छा से गोल्स क्लियर थे कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार वालों की हेल्प करनी है। यहाँ पर सभी लोग एहनाज की माँ और उनकी भी सासू माँ को छोड़कर ये सभी लोग कुछ पढ़ाई करने के लिए या फिर काम करने के लिए ये बाहर गए हुए थे, इसीलिए इनका घर थोड़ा सा सूना रहता था। यहाँ पर 12 नवंबर को दिवाली थी तो सभी लोग घर वापस आए हुए थे। अफनान, एहनाज ये भी छुट्टी लेकर आई हुई थी। उस दिन सुबह के 8:30 बजे थे। हसीना किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। उनकी दादी हजीरा भी पलंग पर बैठी हुई थी, आराम कर रही थी। अफनान और एहनाज थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट के लिए उठे और असीम, घर का सबसे छोटा लड़का, घर के बाहर साइकिल चला रहा था। सभी लोग अपने काम में बिजी थे या फिर अपनी माँ का हाथ बटा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मस्ती मजाक चल रहा था। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हुए 9 बज चुके थे और जो असीम था वो बाहर साइकिल चला रहा था। वो भी खेलने में बहुत बिजी था और उसी टाइम आदमी असीम के पास से गुजरा और तुरंत उसने घर के अंदर एंट्री कर ली। उस आदमी ने ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो पहचान में नहीं आ रहा था। उस टाइम पर सिर्फ उसका सर और आंखें दिख रही थी। सो उस आदमी को देख लेने के बाद असीम ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और वो वापस साइकिल चलाने में बिजी हो गया। पर इस मास्क्ड मैन ने घर में एंटर करते ही एहनाज को देखा। एहनाज से उस आदमी ने 15 से 20 सेकंड तक कुछ बातचीत की और फिर देखते ही देखते उसने एहनाज पर चाकू से वार कर दिया। आवाज सुनकर हसीना और अफनान कमरे से बाहर आए लिविंग रूम में और उन्होंने इस आदमी को रोकने की कोशिश करी। ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अपना पूरा पक्का इरादा करके आया था। उसके अंदर का गुस्सा अफनान और हसीना दोनों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस आदमी ने अफनान और हसीना पर भी चाकू से हमला कर दिया, करीब 8 से 10 बार। जब इतना भयंकर हमला कर दिया गया, अगर ये हमला किसी पर भी किया गया हो तो उसकी चीखें बहुत दर्दनाक होंगी। अपने घर से इतनी जोर से चीखें सुनाई देने पर असीम भागता हुआ घर के अंदर आया, ये देखने के लिए कि आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उस मास्क मैन ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक 12 साल का लड़का, इसको भी उस क्रिमिनल ने बेरहमी से चाकू से मार डाला था। और वो यहाँ पर नहीं रुका, घर की सबसे बुजुर्ग मेंबर हजीरा पर भी उसने चाकू से वार कर दिया और यहाँ हजीरा बचते बचते वहां से भाग चुकी थी और उन्होंने अपने आप को घर के बाथरूम में लॉक
कर लिया था। और जब हजीरा यहाँ बाथरूम में बंद थी तब वो क्रिमिनल जो था वो बाथरूम के पास आया, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन वो दरवाजा हजीरा ने नहीं खोला। उसके बाद उसने ये सोचा होगा कि ब्लीडिंग उसकी हो रही है और चाकू मैंने मार दिया है, अंदर बंद रहेगी तो अपने आप ही मर जाएगी। तो पता नहीं ऐसे ही कुछ वो सोचकर वो वापस से लिविंग रूम में गया। जिसे मारने के इरादे से आया था उसे लास्ट बार देखा और उसने जब देखा कि हाँ वो मर चुकी है तब वो वहां से भाग गया। जैसे ही वो घर से बाहर भाग रहा था उसे घर के गेट पर एक औरत दिखाई दी। अब यहाँ पर इस औरत ने इस आदमी का गेटअप देख लिया था, उसके बाल, उसकी आंखें, उसका सर सब कुछ देख लिया था। तो उसे लगा ये जरूर किसी न किसी को, श्योरली पुलिस वालों को तो बता ही देगी कि इस घर में हुआ क्या है। तो उसने इस औरत को धमकाया कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें पहले तो ढूंढूंगा और ढूंढ कर मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद ये आदमी उस घर से बहुत दूर भाग चुका था। जब भी हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो हमें सच में एक सेकंड भी एक घंटे के बराबर लगता है। जब मैंने इस केस को देखा, मैं इस क्राइम का आर्टिकल्स को चेक किया, तब मुझे लगा कि इस क्राइम सीन को अंजाम देने के लिए उस व्यक्ति को आधा पौना घंटा तो बड़े आराम से लगा होगा ये सारा कुछ करने में। लेकिन ये पूरा का पूरा क्राइम उस आदमी ने इन 4 लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मारा और वहां से भाग चुका था। 15 मिनट में ही एक आदमी घर के अंदर घुसा, उसने 4 लोगों की जान ले ली और 15 मिनट में एक यहाँ पर हंसता खेलता परिवार खत्म हो चुका था। लेकिन ये आदमी कौन था और इसकी नूर मोहम्मद फैमिली से क्या दुश्मनी थी? और जब किसी ने पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, तब उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस केस की हम शुरुआत कहां से करें। उनके सामने 4 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और ना ही यहाँ पर क्रिमिनल का कुछ पता था और ना ही यहाँ पर उसका मोटिव कुछ क्लियर था। यहाँ सीधे साधे परिवार से और तो और 12 साल के लड़के से यहाँ पर क्या दुश्मनी हो सकती थी। पुलिस वाले घर की तलाशी कर रहे थे तब उन्हें बाथरूम लॉक मिला। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन अंदर हजीरा इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि पुलिस वालों के बार बार कहने पर कि वो एक्चुअल में पुलिस हैं, वो उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, वो दरवाजा ही खोलने के लिए तैयार नहीं थी। आप खुद ये चीज इमेजिन करो कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई होंगी कि वो खुद पुलिस वालों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी कि वो सच में पुलिस वाले बाहर उस बाथरूम के बाहर खड़े हैं और वो उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं। और तो और ये क्राइम कितना ग्रुसम होगा कि उनकी आंखों के सामने क्या हुआ होगा कि वो बाथरूम का दरवाजा खोलने तक की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने हजीरा को बाथरूम से बाहर निकाला और वो सीधा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सारा क्राइम सीन देखने पर सवाल यहाँ पर यह था कि आखिरकार वो आदमी था कौन जिसकी इस परिवार के साथ दुश्मनी थी। पुलिस वालों ने पहले तो इस घर की पूरी तलाशी ली कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर है कि नहीं, ये आदमी कहीं चोरी के इरादे से तो इस घर में नहीं घुसा था। लेकिन ये क्राइम ये सुबह हुआ था और घर की जो जितनी भी कीमती चीजें थी, कैश था, ज्वेलरी थी, वो सब कुछ घर में पड़ी हुई थी, ना ही घर से कोई चीज गायब थी। और क्राइम सीन यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आदमी कुछ ही रूम्स के अंदर गया था, पूरे घर में भी नहीं घुमा। उन्होंने सोचा कि इस घर में सीसीटीवी कैमरा होगा, उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर घर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई भी ऐसा रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं था। पुलिस वालों की जब लोगों ने गाड़ी देखी कि यहाँ पर क्या हुआ है, वो जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी में कभी ऐसा क्राइम हुआ ही नहीं था। क्राइम तो क्या, वहाँ कोई आज तक चोरी भी नहीं हुई थी। पुलिस वालों की लोगों ने जब गाड़ी देखी, गाड़ी देख लेने के बाद आस पड़ोस वाले लोग ये बात करने लगे कि इस उडुपी में नहीं बल्कि इस सोसाइटी में, पूरे इस कर्नाटका में इस पूरे क्राइम की बात फैल चुकी थी। पुलिस वाले इन फैमिली मेंबर्स के बैकग्राउंड चेक कर ही रहे थे तो पुलिस वालों को यहाँ कुछ क्लू ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे। तभी उनके पास एक रिक्शा वाला रैंडम आ पहुंचा। पुलिस वालों को उसने बहुत ही ज्यादा एक क्रूशली टिप दे दी थी। शाम एक रिक्शा ड्राइवर था और हर रोज की तरह वो 12 नवंबर की सुबह वो सांथे काटे ऑटो स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहा था। जब एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके रिक्शा में बैठा और उसने शाम को तिथि लेआउट ले जाने के लिए कहा, तब शाम ने उस आदमी को नूर मोहम्मद के घर से थोड़ा पास ही उतार दिया था। इतना ही नहीं, शाम ने उस आदमी को 15 मिनट बाद जब वो वहां से भाग चुका था, उसके बाद वापिस ऑटो स्टैंड के पास दूसरे रिक्शा में बैठते हुए भी देखा था। जैसे ही पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिली, वो सीधा ऑटो स्टैंड के पास गए और वहां के सारे कैमरास को चेक करने लगे। उन्होंने फाइनली कैमरा फुटेजेस के थ्रू उनके सस्पेक्ट और उस घर का क्रिमिनल दिख चुका था।
फुटेजेस जब देखी गई उसके साथ साथ उस फैमिली के फोन को भी टैप किया गया था, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए गए थे, फैमिली का बैकग्राउंड भी चेक कर रहे थे। तो हसीना और अफनान का बैकग्राउंड और मोबाइल फोन्स चेक करने पर उन्हें कुछ भी सस्पिशियसली नहीं मिला। लेकिन एहनाज के बारे में पूछताछ करने पर, वो जहां काम करती थी वहां उनके कलीग से बात करने पर और उसका फोन चेक करने पर उन्हें एक आदमी पर शक होना स्टार्ट हो गया। और कोइंसिडेंटली ये शख्स 12 नवंबर से काम पर आया ही नहीं था। पुलिस वाले इस आदमी के घर गए लेकिन वो वहां पर भी नहीं था और उसका साथ ही साथ फोन जो था वो भी स्विच ऑफ जा रहा था। और तभी इसी आदमी की लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि इसने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर रखा था। बट यहाँ पर ये आदमी था कौन? प्रवीण अरुण चौगले, सांगली महाराष्ट्र का ये रहने वाला था। प्रवीण फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसका नेचर हमेशा से ही थोड़ा कम्पेटिटिव रहा था। 2007 में प्रवीण को पुणे पुलिस में जॉब मिल चुकी थी। वो पुलिस ट्रेनिंग में भी हमेशा सबसे आगे रहने का ट्राई करता था, लेकिन 3 महीने बाद ही उसने ये अपनी नौकरी छोड़ दी और बेटर सैलरी के लिए उसने एयर इंडिया एक्सप्रेस में एज ए कैबिन क्रू जॉब को करने का सोच लिया था। तो यहाँ पर जॉब मिलते ही प्रवीण की जैसे किस्मत ही बदल चुकी थी। उसकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी जिससे उसे बहुत पैसे मिल रहे थे और उसकी सारी इच्छाओं को भी वो पूरी कर रहा था। उसने ये सोचा कि अब मैं शादी कर लेता हूँ। लाइफ में सेटल होने के बाद उसने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। शादी कर लेने के बाद, यहाँ बच्चे कर लेने के बाद उसने अगेन अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 फ्लैट्स को भी खरीद लिया और रिसेंटली इसने अभी एक नई कार भी खरीदी थी। इसे यहाँ पर 7-8 साल हो चुके थे इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करते हुए। तो 8 साल से ये आदमी नौकरी कर रहा है, उसके पास एक अच्छी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसका खुद का घर है, उसके पास अलग से 3 फ्लैट है, इसने अभी नई गाड़ी ली है। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि इसकी लाइफ में सब कुछ सेट है, लेकिन ये कोई केस नहीं है। केस यहाँ पर ये है, प्रवीण को यहाँ पर बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी थी। प्रवीण ऑलमोस्ट हर किसी आदमी पर, हर किसी औरत पर शक किया करता था। वो कभी भी किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाता था। और तो और अगर उसे कोई आदमी पसंद आता तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाया करता था। ये जो कॉम्बिनेशन है पॉजेसिवनेस और शक का, तो ये सच में किसी भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। प्रवीण तो यहाँ पर खुद इतना बड़ा शकी था, वो खुद की बीवी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था। वो अपनी बीवी को कहीं पर भी बाहर नहीं ले जाने देता था, किसी से भी कोई बातचीत नहीं करने देता था, यहाँ तक कि उसकी बीवी अकेली सब्जी लेने के लिए बाहर तक नहीं जा सकती थी। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती थी जहाँ पर उसकी बीवी का बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो हमेशा अपनी बीवी पर शक किया करता था। अगर उसकी वाइफ से कोई गलती हो जाती थी घर में या फिर बाहर, तो वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था। तो हकीकत में प्रवीण की सच्चाई यहाँ पर ये थी। सबके सामने वो यही दिखाता था कि वो बहुत हेल्पफुल है, वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत खुश मिजाज का आदमी है। अब यहाँ पर हुआ क्या, प्रवीण एयर इंडिया एक्सप्रेस में काम कर रहा था और जब अचानक से एहनाज ने वहां पर ज्वाइन किया एज ए एयर होस्टेस, तो उसे वो एकदम से पसंद आ चुकी थी। वैसे तो वो एहनाज का सीनियर था, लेकिन वो एहनाज की हेल्प करने के लिए मौका नहीं छोड़ता था, चाहे वो चीज वर्क से रिलेटेड हो या फिर कोई अलग ही काम से बाहर की कोई चीज हो। वो हमेशा ऐसे ट्राई किया करता था कि वो एहनाज के हमेशा पास रहे। उसने हमेशा एहनाज की हेल्प की, बेंगलुरु में एक घर ढूंढने के लिए हेल्प की जहां एहनाज अपनी बहन अफनान के साथ रहा करती थी। प्रवीण ने एहनाज को अपनी 2 व्हीलर भी दी थी ताकि उसको सिटी में आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। 7-8 महीने यहाँ पर हो चुके थे एहनाज और प्रवीण को साथ काम करते हुए, और वो एक तरीके से फ्रेंडली भी हो चुके थे। एहनाज प्रवीण को एज ए सीनियर और मेंटोर की तरह देखा करती थी, जो कि उसकी बस हेल्प कर रहा था क्योंकि वो भी यहाँ पर नई आई थी। वो प्रवीण की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी किया करती थी। जैसे वो अपने दूसरे कलीग्स को फ्रेंड मानती थी, ऐसे ही प्रवीण को भी वो अपना दोस्त माना करती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रवीण एहनाज को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहा था, जो चीज एहनाज को पसंद नहीं आई। यहाँ पर बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, वो प्रवीण एहनाज को क्रू में भी किसी से बात नहीं करने देता था। जब एहनाज यहाँ पर किसी और लड़के से या किसी लड़की से भी बात करती थी क्रू में भी, तो वो प्रवीण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करता था। और ये सब कुछ हो रहा था पिछले 1-2 महीनों से। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपका सीनियर, आपका मेंटोर 20 साल बड़ा हो और आपके ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा हो, आपके हर एक एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, आप जिससे बात करते हो, जिसे देखकर स्माइल करते हो, आप कहां जा रहे हो, आप फोन पर किससे बात कर रहे हो, तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर अजीब तो जरूर लगेगा कि ये इतना मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। मैं किसी से भी बात करूं, ये मेरी लाइफ है। यही चीज यहाँ पर एहनाज के साथ भी हो रही थी।
थी। अगर ये चीज आपका कोई खास दोस्त करता है तो भी आप लोगों को ये चीज जरूर फील होगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी अपनी लाइफ है, मेरी यहाँ पर अपनी लाइफ है। हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है, आप उसमें मत घुसो ना। ये चीज यहाँ एनाज को भी बहुत ज्यादा लग रही थी। लेकिन ये दोनों एक ही जगह पर एक एयरलाइन में काम करते थे, तो एनाज यहाँ पर अब उसे धीरे धीरे करके अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। उसे देखने पर हाय हेलो ना बोलना, उसका नंबर ब्लॉक कर देना, ऐसी कुछ चीजें। ऐसी ही एग्जैक्ट चीज ये एनाज कर रही थी। इसने प्रवीण का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे लगा कि अब शायद प्रवीण उसे परेशान नहीं करेगा, अब शायद उस प्रवीण को यह समझ आ जाएगा कि एनाज को कंफर्टेबल नहीं लगता है उसके साथ। अब वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। शायद प्रवीण को समझ आ जाएगा कि वो क्या फील कर रही है, यानी कि एनाज उस टाइम पर क्या फील कर रही थी। लेकिन एनाज को यह नहीं पता था वो ऐसा करने पर अपनी जान ही खो बैठेगी। जब प्रवीण को पता चला कि एहनाज ने उसे ब्लॉक कर दिया है, उसका दिमाग खराब हो चुका था। जिस एहनाज से वो सो कॉल्ड प्यार करता था, जिसके लिए वो इतना पॉजेसिव था, वो अब उस एहनाज से उसे नफरत होने लगी थी और अब वो बदला लेना चाहता था। उसे पता था एहनाज कहाँ रहती है, उडुपी में, और उसे ये भी पता था एहनाज दिवाली की छुट्टी में घर पक्का जाएगी। तो वो 12 नवंबर को घर से पूरी प्लानिंग करके निकला था कि कैसे वो एहनाज के घर पर पहुंचेगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसने अपने घर से एक किचन नाइफ लिया, एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े भी रखे, अपनी गाड़ी में बैठकर वो निकल गया एहनाज के घर के लिए। क्वींस रोड के पहले आने वाले टोल बूथ के थोड़ा दूर उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। टोल बूथ के पास से उसने एक बाइक वाले से लिफ्ट ली ऑटो स्टैंड तक पहुंचने के लिए, और फिर ऑटो स्टैंड से वो वहां शाम के ऑटो में बैठकर तिरुपति लेआउट पहुंच चुका था। अब आप लोग सोच रहे होंगे एग्जैक्ट लोकेशन एहनाज के घर की इस प्रवीण को कहां से मिली। वेल, प्रवीण ने स्नैपचैट की लोकेशन फीचर से एहनाज के घर का पता लगा लिया। सच में ये कितना ज्यादा स्कैरी है अपने आप में ही कि कैसे एक शख्स किसी तक पहुंचने के लिए, उसे मारने के लिए वो स्नैपचैट की लोकेशन का यूज कर सकता है। ये चीज क्या आप सोच सकते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस ऐप का एक फीचर जिसके बारे में हम अक्सर इतना ध्यान ही नहीं देते, प्रवीण ने उस फीचर का मिसयूज किया और वो वहां से स्नैपचैट की लोकेशन से ही उसकी लोकेशन ट्रैक करी। तिरुपति लेआउट पहुंचने के बाद उसने घर के गेट से एंटर किया और वो असीम के पास से गुजरा और वो घर के अंदर गया। जैसे ही एनाज को उसने देखा, उसने पहले उससे पूछा कि आखिर उसने उसका नंबर ब्लॉक क्यों किया, और उससे पहले एनाज यहाँ पर उसके बात का जवाब दे पाती, प्रवीण ने उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने हसीना, अफनान, एहनाज और असीम को मार डाला और वो वहां से भाग चुका था। घर से भागने के बाद उसने दोबारा एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और वो वहां से ऑटो रिक्शा स्टैंड तक पहुंचा, जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा स्टैंड से वापस अपनी गाड़ी के पास गया और वो अपनी गाड़ी से भाग चुका था। सच में ये इतना चालाक था, गाड़ी में अपनी गाड़ी में बैठ जाने के बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए ताकि किसी को भी पता ना चले कि ये सेम कपड़े वाला आदमी यहाँ से अभी आया था या फिर इधर गया था। घर जाने के बाद इसने सबसे पहले अपने घर का चाकू धोया और उसे वापस किचन में रखा और फिर उसने अपने परिवार से, बीवी बच्चों से कहा कि हम दिवाली मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, और फिर अपने परिवार वालों को लेकर वो अपने अंकल के घर बेलगांव चले गए थे। अब उसने अपना फोन बंद कर रखा था, पुलिस वाले बस इसके फोन को ऑन होने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही प्रवीण ने 14 नवंबर को अपना फोन ऑन किया, पुलिस वालों ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे धर दबोचा। पकड़े जाने के बाद सीधा प्रवीण ने डर में आके अपना क्राइम को कन्फेस कर दिया था। पुलिस वालों को उसी के घर से क्राइम का वेपन मिल चुका था और खून वाले कपड़े भी मिल चुके थे जो उसने वो क्राइम करते हुए पहने थे, और उन कपड़ों के साइड में ही उसने अपना मास्क भी रखा हुआ था। पुलिस वालों के पास अब सारे सबूत थे। दिसंबर की 5 तारीख तक प्रवीण पुलिस कस्टडी में रहा, जिसके बाद उसे अब यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिस तरीके से इसने इन लोगों को मारा है, एक परिवार को उजाड़ कर रख दिया, उम्मीद है कि इसे उम्र कैद की सजा ही मिले। तो ये थी पूरी कहानी कर्नाटका की, एहनाज की फैमिली की, नूर मोहम्मद की फैमिली की। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कि क्या आपने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और खास तौर से अगर आज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट क्वीन अशिया को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।